ट्रेन छोड़कर मेट्रो में आ गए पर ट्रेन वाली आदतें नहीं छूटी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ट्रेन की पटरी लोग अक्सर पार कर देते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने पर ये फैसिलिटी मेट्रो में अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ करेगा तो इंसान जो है वो सीधा ऊपर सुधार जाएगा। यहाँ पर अगर जिन लोगों ने इनको हाथ दिया है थोड़ी देर भी वो रुक जाते तो इनकी अभी यहाँ पर हेगड़ी निकल जाती। यार ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये बिल्कुल गलत है। पर लेकिन इंसान जो है अब सोचो ये क्या देश के प्राइम मिनिस्टर हैं क्या? ये मतलब इतना भी टाइम नहीं इनके पास में थोड़ा घूम कर आ जाए और 5-5 मिनट में मेट्रो आ जाती है यार दूसरी। तो इसको कहते हैं बदतमीजी की पराकाष्ठा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं रूल और रेगुलेशन की धज्जियाँ उड़ाती हैं यहाँ पर नज़र आती हैं। अक्सर आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी और कहीं ना कहीं इनको कर कर काम को लोग अंदर से मोटिवेट फील करते हैं कि वाह क्या अचीवमेंट हो गया, ऐसा लग रहा है कारगिल पर वॉर लड़कर आ गए। ये बिल्कुल गलत बात है। और उम्र देखो इनकी अधेड़ उम्र के इंसान लग रहे हैं। इनको देखकर बच्चे भी आगे अगर कोई देख रहा होगा छोटा बच्चा खड़ा हुआ तो वो भी सीखेगा कि हाँ यार ये तो बड़ा ही एक तरीके से अच्छा काम है, एक अंकल थे वो भी कर रहे थे तो हम भी कर सकते हैं। तो ये कुछ सोचना चाहिए यार, ये पर्टिकुलर जैसी चीज़ें करते हुए नजर आते हैं, मतलब सोचो एक मिनट के लिए। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ कि आपने देखा है कभी किसी भी इंसान को इस तरह की हरकतें करते हुए? कभी प्लेटफॉर्म पर, रेलवे पर तो जरूर देखा होगा, पर मेट्रो पर कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है कि नहीं? आज का डिस्कशन काफी शानदार रहने वाला है। पहले तो ये बताओ, हाउस द जोश? जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। जब मैं हाई रखे हूँ, मतलब एक तरीके से जहां पर मैं नॉर्मली रहकर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वहां से कहीं और हूँ मैं फिलहाल, और वहां पर रहकर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर भी आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो आ रही है। तो जब मेरा जोश हाई है तो आप लोगों का जोश हाई क्यों नहीं होना चाहिए? जोश बिल्कुल हाई रखना, और बिल्कुल सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में लेकर चल सकते हो अगर आप लोगों के पास में प्लानिंग हो कि किस तरीके से चीजें आप लोगों को करनी है। प्लानिंग नहीं होगी तो चीजें बर्बाद होती हुई नजर आती है। तो जोश पूरा हाई रखो और अपनी प्लानिंग रखो, फिर सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में चलेगी। तो बताओ कल का दिन कैसा रहा? शानदार तरीके से एंजॉय किया कि नहीं किया? कोई दिक्कत कोई परेशानी रही? तो जो भी दिक्कत जो भी परेशानी हो उसको छोड़कर यहीं जाना है, क्योंकि साथ में लेकर जाओगे तो वो आप लोगों को जिंदगी नहीं जीने देंगे। ठीक है? डिस्कशन इतना शानदार रहेगा, मजा आ जाएगा। कुछ तो टॉपिक ऐसे हैं कि दिल खुश होने वाला है आप लोगों का। ठीक है? स्टार्टिंग के जो 3 बड़े वाले टॉपिक हैं उनमें बहुत मजा आने वाला है, और एंड वाले जो छोटे टॉपिक हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, खासकर जब बात करेंगे। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है पर लेकिन प्रीलिम्स के फोकस में वो आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो अच्छे से एंजॉय करना पूरी बैलेंस डाइट को, जिंदगी में बैलेंस लाने का काम करेगी। अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स रहते हैं यहाँ पर, वो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, जो कि शानदार आप लोगों की तैयारी करेगी। कौन कौन रेगुलर पार्टिसिपेट करता है आंसर में जरूर बताना, क्योंकि आंसर अगर आप लोग देते हो तो उससे आप लोग की जिंदगी में भी कॉन्फिडेंस आता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं आंसर लिखने से शर्माते हैं। ठीक है? तो वो शर्म भी खत्म होगी। जिसने करी शर्म उसके फुट्टे करम। ठीक है? और फिर किस तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ोगे अगर इस तरीके से शर्म करते रहोगे? तो शर्म नहीं करनी है। ठीक है? ये बड़ी प्यारी बात बोली गई है। बोला गया है कि अक्सर अवसर आपके लिए प्रतीक्षा नहीं करेंगे। अगर आप लोग प्रतीक्षा करते रहेंगे तो प्रतीक्षा ही करते रहेंगे। तो अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठिए, आज अवसर ही सर्वोत्तम है। अगर आप लोगों को लगता है कि जैसा माहौल आज मिल रहा है आप लोगों को जिंदगी में फिर ऐसा माहौल मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कई सारी तो लड़कियां ऐसा भी होती हैं, हालांकि हिम्मत कर कर पेपर को निकाल लेती हैं, पर कई सारी ये सोचती हैं कि ठीक है चलो अब नहीं निकला, शादी के बाद निकाल लेंगे। ठीक है? आप लोग देखो शादी के बाद में कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इक्का दुक्का ही इंसान जो है वो रिजल्ट लेकर आ पाता है, पर जो लाता है उसको सैल्यूट है यार। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इंसान रिजल्ट लेकर आ रहा है। पर लेकिन सोचो अगर आज ही निकाल लो और उसके बाद में शादी करो तो कैसा रहेगा? जिसको शादी करनी है, कई सारी, एक अभी ना मेल आया कुछ दिनों पहले, तो कई एक पर्टिकुलर एक बच्ची है, उसके घर वाले जो हैं बोले हैं शादी करने के लिए, तो कह रही है सर शादी के बाद में पेपर निकाल सकती हो क्या? घर वालों को मना लो यार, उन्हें कहते हैं पटा लो घर वालों को यार, कुछ टाइम के लिए 1 साल के लिए, और उसके बाद में करना फिर शादी, एग्जाम निकाल के अपनी मनमर्जी से लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। तो ये अक्सर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं। तो थोड़ा-सा एक तरीके से अभी अगर आप लोग अपने आप को सँभाल कर, अपने टाइम को सिस्टमैटिक वे में यूटिलाइज़ कर लो, तो आगे की आने वाली प्रॉब्लम जो है, उनका सॉल्यूशन निकल जाता है। वरना खुद आप लोग कई बार अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम लेकर आ जाते हो। चीज़ों को इतना इग्नोर करते रहते हो, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं तरसों करेंगे। और ये इग्नोरेंट जो आप लोगों की लाइफ़ में जो घुस जाता है, ये आप लोगों को ऐसी-ऐसी समस्या में डालता है कि कई बार आप लोग खुद पछताते हो, सर मारते हो दीवार में बैठ के कि यार मैंने क्या कर दिया। तो कोशिश करो कि जो आज करना है वो आज ही करना है, जो कल करना है वो कल करना है, और जो परसों करना है वो परसों करना है। ये चीज़ ज़िंदगी में अगर लेकर आ गए ना, आप लोग की आधे से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। आज का काम आज निपटा डालो, बाकी लाइफ़ जी हलाला। ठीक है? ये ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, रिसेंटली अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, ताइवान की लीडर है, इनका नाम आप लोगों को बताना है। न्यूज में क्यों है आप लोगों को पता है कि ताइवान को लेकर जो बेसिकली चाइना है वो काफी ज्यादा सतर्क सख्त लोंडा बना रहता है कि मेरा है ताइवान। ताइवान ने किसी किसी ने ताइवान को हाथ लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा लिया। तो ताइवान जो है वो चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट कंट्री बनकर रहूं और यूएस से फुल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है।
पर लेकिन अभी चाइना ने हथकंडे अपनाने स्टार्ट कर दिए हैं। उन देशों को अपने साथ में मिलाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि ताइवान के चहीते थे, जो कि ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री मानते थे। तो उसी के चलते अभी यहाँ पर ये इश्यू देखने को मिल रहा है। इवन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि अभी यहाँ पर चाइना ने जैसे पैसे देकर खरीद लिया एक देश को, उस देश का नाम आप लोगों को बताना है। पर लेकिन ये अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका की विजिट पर थी, अभी यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका की विजिट पर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें कुछ ऐसे देश जो सपोर्ट करते हैं, ये अपने उसको फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो ये अभी रिसेंटली इसके चलते न्यूज़ में है। तो ग्वेटमाला है एक पर्टिकुलर एरिया, उसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत बार न्यूज़ में रहते हैं, यहाँ पर खासकर ताइवान के लीडर, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर नहीं चाहते कि चाइना जैसा माहौल बने यहाँ पर, तो उसके चलते भी ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़े रहता है बार-बार, ठीक है? इस लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को मिल जाएगी, या तो आप लोग जाकर ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। जहां भी कंफर्टेबल लगे वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और आज की वीडियो यार हो सकता है थोड़ी सी लेट हो जाए, वैसे तो कोशिश पूरा करूंगा, क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है, आप लोगों को पता है, तो चीजें अपलोड जो की जाएंगी वो थोड़ा सा अलग तरीके से की जाती हैं, जुगाड़ पानी करके। तो हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, पर लेकिन वीडियो कोशिश करूंगा कि जरूर आए, क्योंकि वीडियो ना रुके, बस वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुद्दा रहता है। थोड़ा सा लेट का मतलब क्या है, हो सकता है कि 6:30 तक हो जाए, ठीक है? इससे ज्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा, ठीक है? एक छोटी सी बात, कल यहाँ पर ऐप पर आप लोगों का टेस्ट होता, कई सारे बच्चे बोले थे कि सर एक आधा क्वेश्चन उसमें डाउट लग रहा है, तो उसके लिए कहाँ पर हम लोग को मैसेज सेंड करना है? तो studyloverveer@gmail.com पर आप लोग उसका फोटो लेकर सेंड कर देना, ताकि उसको देखा जा सके क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत है क्या। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, बनाने वाले टेस्ट जो होते हैं वो इंसानी होते हैं। इवन यूपीएससी के अंदर भी आप लोगों को क्वेश्चन में कई बार गड़बड़े देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग मुझ तक वो पहुंचा दोगे, तो फिर उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा और चीजें जो है आप लोग की सुधर जाएंगी, ठीक है? और आज जो है वो यथास्थिति क्लास चलेंगी। संडे में आप लोगों का रिवीजन रहता है, बेसिकली आप लोगों ने चीजों का रिवीजन कर लिया। अब प्रॉपर क्लास चलेंगी आज आप लोगों की, और नए टीचर ऐड होने वाले हैं इंग्लिश के और कंप्यूटर के, बहुत ही बेहतरीन। तो उनको आप लोग देखेगा, अच्छे से पूरा सिलेबस कवर होगा, ठीक है? तो ये थी कुछ बातें, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो सीन आप लोगों को दिख रहा है सामने पीपीटी के अंदर में, ये आप लोगों ने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि आगे जो है कुछ लोग बैठे रहते हैं, कई बार यहाँ पर बंदूकें वगैरह रखी रहती हैं, और पीछे जो है पुलिस वाले खड़े रहते हैं और फोटो खिंचा रहे होते हैं। कई बार देखने को मिलता है कुछ दवाइयाँ रखी होती हैं, कुछ सोना रखा होता है। पर यहाँ पर जो आप लोग के सामने रखे हुए हैं, ये है ओपियम। तो बेसिकली नशीला पदार्थ, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर आज के डेट में जो यूथ है वो नशे की चपेट में जाता है, और ये हमारे देश में काफी लार्ज स्केल पर इसकी तस्करी की जाती है। आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं, हमारा संविधान जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो 26 नवंबर 1949 में इम्प्लीमेंट किया गया था। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस बनाते हैं। पर पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 में इम्प्लीमेंट किया गया। उस टाइम पर भी हमारे संविधान निर्माता इस चीज को लेकर इतने सतर्क थे कि उन्होंने आर्टिकल 47 डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, जो कि पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उसके अंदर में आर्टिकल 47 डाल दिया था। क्यों? क्योंकि उनको भी पता था कि ये सारी चीजें ऐसी हैं, ये अभी से स्टार्ट नहीं हुई है, पुराने समय से चली हुई आ रही है, तो आगे भी ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि कोई भी ऐसे पदार्थ जो कि हेल्थ को नुकसान पहुंचाए, प्रोहिबिट ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स या फिर ड्रग्स, तो इनको स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट जब वर्ड यूज किया था तो इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको कम करे, खत्म करे, ताकि यहाँ पर लोगों की हेल्थ के बारे में ध्यान रखा जा सके। तो इसलिए जब भी यहाँ पर कोई भी ऐसा टॉपिक आता है, जैसे शाहरुख खान के बेटे के बारे में बात की थी उस टाइम पर, तो उस टाइम पर भी ये आर्टिकल बहुत ज्यादा न्यूज में था, और कई सारे एग्जाम्स में इस ये आर्टिकल के बारे में पूछा गया था। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये टॉपिक है। अभी रिसेंटली पूरे देश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अलग अलग केसेस निकल कर आते हैं। और पर्टिकुलर अगर बात करूं पूरी दिल्ली के अंदर में, यहाँ पर अभी क्या किया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के द्वारा अभी यहाँ पर एक पूरा एक तरीके से ना इन्वेस्टिगेशन की गई, और बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर सामने आए, जिसमें इस तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ पर ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हुए पाए गए। ये इस तरीका सेंटर अगर दिल्ली में है, तो इससे सोचो कि पूरे देश पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल में ही अगर कुछ ऐसी चीजें घुस जाए। तो इसके चलते उनका भांडाफोड़ किया गया यहाँ पर, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है, जिसको केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसके भांडे फोड़ने से फायदा क्या है, जो भी नशीले पदार्थ की सप्लाई की जा रही है हमारे देश के अंदर में, ऐसी कोई भी दवाइयां जिसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, उसको यहाँ पर खत्म किया जा सकता है आसानी से। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग और अच्छे से इस चीजों को समझ पाएंगे।
आज के डेट में जो ये कानून आप लोगों को देखने को मिलता है ना, कि हमारे देश में एक कानून बना हुआ है, जिसके बारे में रिसेंटली भी आप लोगों ने बात की थी, मैंने डिस्कस किया था जब शाहरुख खान के बेटे का केस आया। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, ये 1985 एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं जिसको, 1985 का। ये जो एक्ट है आज की डेट में, ये कहीं ना कहीं सारा जो मैटर है आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में लेती है कि हाँ यार, इन चीजों को कंट्रोल करना है। पर लेकिन क्या आप लोगों को पता है, जब स्टार्टिंग में यहाँ पर ये कानून बनाए गए थे तो अलग अलग कानून थे, जैसे कि ओपीएम एक्ट था 1857 का। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के बारे में आप लोगों को पता है। उस टाइम पर एक एक्ट आया, इस इसको 1857, फिर आगे चलकर इसमें कुछ चेंजेस किए गए, तो यही है आप लोगों का 1878 का भी, ठीक है। एक है यहाँ पर डेंजरस ड्रग एक्ट है, ये 1930 का है, यानी कि उस टाइम पर भी हमारे देश में अंग्रेज हुआ करते थे। पर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में क्यों बोल रहा हूँ इसको, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजों का कोई मतलब ही नहीं था यार, हमारे देश में कोई जिंदा रहे कोई मरे, कल का मरता आज मर जाए, उनको हमारे देश के लोगों की परवाही नहीं थी। इसलिए सारे के सारे सब्जेक्ट उन्होंने क्या किया था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में डाल दिए थे। प्रोविंशियल मतलब आज की डेट में जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, उसके लिए यहाँ पर अंग्रेज जो है वो प्रोविंशियल शब्द यूज किया करते थे। आज की डेट में भी कनाडा में प्रोविंसेस बोला जाता है स्टेट को। तो ये प्रोविंसेस का मतलब यही होता है कि प्रोविंशियल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में यहाँ पर ये सारी चीजें डाल दी गई थी। पर लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, हमारे समय सॉरी, हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ये चीजें समझी, तो आज की डेट में ये सारा का सारा जो मैटर है, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में चीजें जो हैं वो कंट्रोल होती हुई नजर आएगी, और इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। इसलिए अगर आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब भी यहाँ पर जब एक तरीके से रेड डाली जाती है, तो सेंटर का नाम ज्यादा यूज होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन नार्कोटिक्स, ठीक है। तो इससे आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। तो पहले ये सारे के सारे बिफोर 1950s ये जो सारे डिपार्टमेंट थे, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में हुआ करते थे, ठीक है। पर लेकिन फिर क्या किया गया, फिर यहाँ पर इन सब का अमेलगेमेशन किया गया, यानी कि मिलाया गया, और ओपीएम डिपार्टमेंट यहाँ पर बनाया गया 1950 नवंबर में, जिसको आज की डेट में हम लोग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे कि इसको मर्ज कर कर बनाया गया है, तो यहाँ पर ये जो कानून थे इनको मर्ज कर कर यहाँ पर ये पर्टिकुलर ये एक डिपार्टमेंट बनाया गया। और फिर ये तो 1950 में हो गया, और फिर लगा कि इसको और अच्छे से कंट्रोल करना है, तो इसके लिए एक पूरा एक कानून लेकर आया गया। तो जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी चीज के ऊपर कानून बना देना, तो इसका मतलब है कि कोई खतरनाक ही प्रॉब्लम चल रही है उसको रोकने के लिए। जैसे निर्भया केस आप लोगों ने देखा, रेप के लिए प्रॉपर कानून बना दिया। ट्रैफिक जो सिग्नल होते हैं वहां पर कोई किस तरीके से चीजों को तोड़ रहा है, कैसे कर रहा है, तो कोई ऐसी समस्या बन जाना या फिर लोगों को कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना जो कि बहुत ज्यादा फायदा करेगी या बहुत ही क्रूरति को रोकेगी, ठीक है। तो उसके लिए कानून बना दिए जाते हैं अक्सर, ताकि सजा का प्रावधान उसमें किया जा सके। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ जो नारकोटिक्स है यहाँ पर, इसका पहले जो हेडक्वार्टर या फिर आप लोग बोल सकते हैं जो डिपार्टमेंट था मेन, वो शिमला के अंदर में था। अभी आज की डेट में ग्वालियर में है। अब ये तो पता ही होगा ना कि शिमला कहाँ पर है? और ग्वालियर कहाँ पे है, बताइए जरा। छोटी छोटी चीजें अक्सर इनके नाम लिखने वो रहने देते हैं, या फिर मैच करने के लिए आ जाते हैं। तो ये बातें पता होनी चाहिए, सर्च करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नहीं पता है कोई बात नहीं है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। ट्राई करो, आराम आराम से चीजें सीखने लगोगे, आराम आराम से आगे बढ़ने लगोगे। तो 1960 की बात की जा रही है, यहाँ पर ये शिफ्ट कर दिया गया। पहले कहाँ पर था, पहले शिमला में था, फिर अब ग्वालियर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1950 10 साल के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया, तो ये एक भी एक डेटा आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आज की डेट में जो एक मैं आप लोगों को मेन प्रॉब्लम बताऊं, एक आप लोगों को एक कहीं ना कहीं हमारी जो पोजीशन है ना, वो ऐसी जगह है कि दुनिया में हम लोग ऐसी बीच में बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये एग्जैक्ट लोकेशन हमारी है। इधर से अगर आप लोग आओगे, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, और इधर से कई सारे जो देश हैं, इनमें काफी लार्ज स्केल में अफीम की खेती की जाती है। तो हमारी कंट्री से होते हुए कई बार जो है वो अफीम इधर उधर होती नजर आती है। इसलिए हमारे देश में ऐसा कानून होना और हमारे देश में ऐसी सतर्कता होना, ये लाजमी है, अगर हम लोग चाहते हैं अपने देश के जो नागरिक हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रख सकें। तो इसलिए यहाँ पर ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इसलिए यहाँ पर इनके बारे में रोक लगाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर में अगर आप लोग जाओगे, तो यही एक तरीका है जिससे वो पैसे कमा पाते हैं आज की डेट में। और उनके पास में ना तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ना ही उनके पास में कोई ऐसे रिसोर्सेज है जिससे वो अपना कोई भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो वहां पर तो यही है भाई साहब, और ऊपर से वहां पर आप लोगों को पता है तालिबानी है, तो उनको तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है कि कोई कल का मरता आज मर जाए, उनको तो अपना बेसिकली पैसा मिलना चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर हमारे देश में कानून है। ये कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा, हर चीज बुरी नहीं होती है। शराब पीने वाले के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि अगर शराब को ढक्कन भर ली जाए तो खांसी वगैरह कई सारे जो है बेसिकली रोगों को मिटाती है। यानी कि किसी भी चीज का लिमिटेड इस्तेमाल जो है वो सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आज घर पे जाके ये ढक्कन मारने स्टार्ट कर दो कि सर ने बोला है, ठीक है।
मैं इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ। मैंने जस्ट सुना है और वही बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बोलो कि पापा आज तक ढक्कन हो जाए। ठीक है। पर हाँ, वही चीज़ है, देखो लिमिट में कुछ भी करोगे ना, वो सारी चीज़ें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाती है। बस लिमिट में पढ़ाई मत करना, पढ़ाई को अनलिमिटेड करना है, ठीक है? पढ़ाई के मामले में कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, ओके? तो यहाँ पर अलग-अलग से अगर आप लोग चीज़ों को ध्यान से देखोगे, तो जो फंक्शंस हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के, ये 3 मेन फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले अगर हमारे देश में कोई इस तरीके से खेती करना चाहता है, तो उसके लिए लाइसेंसिंग की जो बेसिकली व्यवस्था है, तो किसानों को लाइसेंस कौन देगा? तो यहाँ पर लाइसेंस देने का काम करेगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है? अगर कल को इस तरह के केसेस यहाँ पर हो रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी कहीं पर भी खेती कर रहा है, वो लाकर ले जाकर बेच रहा है, तो अलाउ नहीं है। यानी कि जिसको लाइसेंस दिया जाएगा, वही बेचेगा यहाँ पर ये। तो इसलिए बोला गया कि अगर कोई ऐसी हरकतें करता पाया जाता है, तो उसको सुपरवाइज करेगा और कंट्रोल करेगा। मतलब क्या हो गया? उसका एक तरीके से परिवीक्षण करेगा और नियंत्रण करेगा, अगर कोई ऐसी हरकतें पाई जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर, वो है एक तरीके से, ये आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो लाइसेंस जिसको भी दिया जा रहा है, ठीक है? कौन यहाँ पर खरीद रहा है? एक तो उगाने वाले हो गए, तो एक तो हो गए एक तरीके से उगाने वाले, अब एक तरीके से खरीदने वाले, बेचने वाले भी होंगे। तो उनके लिए भी लाइसेंस जो है, ये यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि उनको लाइसेंस किस तरीके से दिया जाएगा, तो ये भी यहाँ पर जो कौन देखेगा? ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स देखेगा। तो यानी कि सारी चीजें यहाँ पर ये करेगा। अब ये तो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। अब ये समझ में नहीं आता यार, डिपार्टमेंट तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि मतलब डिफरेंट सा लग रहा है कि कहाँ पर ये होना चाहिए। यानी कि एक तो ये तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में होना चाहिए, सिक्योरिटी के बारे में बात करें, या फिर ये होना चाहिए किसके अंडर में, या फिर किसी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में होना चाहिए कि यार हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। पर लेकिन ये होगा कहाँ पर? ये इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। तो याद रखिएगा, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि बहुत पैसा है भैया इसके अंदर में। तो इसके चलते सारी चीजें कंट्रोल की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। कल को कुछ भी हरकतें होती है तो उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है। और जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है, वो है यहाँ पर आर्टिकल 47। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। डीपीएसपी के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलता है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। तो पूरी बेसिक चीजें मैंने बता दी, उस पर से आप लोगों को ये बता दिया कि कहाँ कहाँ पर ये खेती की जाती है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग एसएलवी पीडिया के ऊपर जाएंगे, तो वहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को मिल जाते हैं। जैसे इसी से रिलेटेड अगर ऊपर जाकर सर्च करोगे आप लोग यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से डिटेल में समझाया था ऑपरेशन, जिसको गियर बॉक्स हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। ये गियर बॉक्स ऑपरेशन जो है इसी पर्पज से चलाया गया था ताकि हम लोग इन चीजों को सुधार सकें। और यहाँ पर आप लोग देखते हैं दो शब्द लिखे हुए हैं, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट। इनको जाकर आप लोगों को बेसिकली आज जो है इसका रिव्यू करना है, ताकि आप लोग देख सको ये कहाँ पर लोकेटेड है और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और कई सारे और भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पर कैसे यहाँ पर इस चीजों को कंट्रोल करना है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर ये इस तरीके से आप लोगों से चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये पूरा का पूरा अगर क्वेश्चन बन जाए तो इसके बारे में हिंदी और इंग्लिश में नोट्स आप लोग यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत ही तसल्ली में मैंने यहाँ पर डिस्कस किए थे, ठीक है? तो कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आप लोगों के सामने पूरा टॉपिक यहाँ पर एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? तो इसको आप लोग गो थ्रू हो जाना एक बार, तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अच्छा यार, एक छोटी सी बात, जो कल टेस्ट सीरीज के टाइम पर मतलब मुझे कई सारे मेल आए उस चीज को लेकर, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये फिर डाउट क्लियर करता रहेगा कई सारे बच्चों के माइंड में, और मेरे लिए भी समस्या बन जाती है। तो एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊं उसके लिए, या फिर मैं थोड़ा सा यहीं पर ही टाइम ले लेता हूँ उसके लिए, एक्सट्रीमली सॉरी। जो यहाँ पर पार्ट नहीं है वो थोड़ा सा इसको मतलब कोशिश किया करो यार, फिर अलग अलग वीडियो बनाने का टाइम नहीं हो पाता है, ठीक है? तो एक दो मिनट आप लोग आगे कर लिया करो, जो यहाँ पर पार्ट नहीं है। मुद्दा ये है, जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज जो है वो ली थी, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, कई सारे कोर्स ले रहे हैं अब, ठीक है? टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ले ली, कोर्स अब लेने जा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि सर अब किस तरीके से करना है। तो कोई नहीं है, अगर आप लोगों ने कोर्स ले लिया, क्योंकि कोर्स का पार्ट ही है टेस्ट सीरीज, उसके लिए अलग से पे नहीं करना है। तो आप लोगों को बस इतना करना है कि जो आप लोगों ने पेमेंट कर रखा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग studyloverveer@gmail.com पर सेंड कर दो। तो वहां से आप लोगों का जो पैसा है वो रिटर्न हो जाएगा टेस्ट सीरीज वाला, ठीक है? जैसे ही कोर्स का आप लोग पार्ट बन जाते हो। ऐसा ऑप्शन नहीं है कि उसमें मर्ज कर दें यार, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को उसमें मर्ज करके चीजें हो जाएं, तो वो उसमें ऑप्शन है नहीं अभी, ठीक है? आगे देखेंगे अगर ऐसा कुछ हो पाता है। पर फिलहाल तो ये कि यहाँ से आप लोगों का रिफंड हो जाएगा टेस्ट सीरीज वाला, और ये वाला इसके अंदर ही टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, तो वो आप लोग आराम से फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? और ये इसमें जैसे मैंने बोला था कि कोर्स जो है इसको जल्दी ही इसको वो किया जाएगा, बंद किया जाएगा। तो इसके लिए कई सारे बच्चों ने बोला कि सर 2-3 दिन और रहने दो, क्योंकि कई सारे ऐसे हैं कुछ इस तरीके से ना कहीं अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो 5 तारीख तक यहाँ पर ये लास्ट रहने वाला है, उसके बाद में यहाँ पर चीजें आप लोग की बंद हो जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है?
तो इसको आप लोग, जिसको भी आप लोगों को पार्ट बनना है वो देख लीजिएगा, और जिसको नहीं बनना है तो वो अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ऐसा नहीं कि इसका पार्ट बनकर ही तैयारी होनी है। जहाँ पे भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं बस 100% दीजिए, क्योंकि ये मौका ऐसा है जो 5 साल में आया फिर नहीं आएगा, ठीक है? तो चीज़ों को अच्छे से लेकर चलो और फुल अपना इस तरीके से करो कि सिलेबस कवर हो जाए और प्रैक्टिस आप लोगों की प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही अच्छे लेवल का रहने वाला है। पोस्ट ही इस लेवल की यार मजा दे देगी एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अगर 5-6 स्टार भी आप लोग लगा दोगे तो वो भी कम होंगे। अभी जब डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। आप लोगों को इसके बारे में वैसे पता होना चाहिए भारतीय नागरिक होने के नाते, और एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर खेल के बारे में बात की जा रही है, गेम के बारे में, जिसको आप लोग नेहरू ट्रॉफी या बोट रेस आप लोग बोलते हो। यहाँ पर एक झील यानी कि लेक के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के बारे में बात की जा रही है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पर कुछ मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, तो यानी कि हर तरीके से आप लोग इसको यानी कि एक तरीके से कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी मुद्दा क्या है पहले आप लोगों को वो समझाता हूँ। मुद्दा यह है कि हमारे देश में एक बॉडी है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर को देखती है, जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हम लोग इसको एनजीटी बोलते हैं। एनजीटी के बारे में क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही तसल्ली में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो एनजीटी के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा ये बोला गया है केरला की गवर्नमेंट को कि आप लोगों ने बहुत ही गड़बड़ की है, आप लोगों को कुछ टारगेट दिए गए थे कुछ ये सही करने के लिए, पर आप लोगों ने वो सही नहीं किए। तो यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने केरला की सरकार के ऊपर में आरोप लगाते हुए कि आप लोगों को वेम्बनाड और इसी के साथ में अस्थामुड़ी, दो झील हैं केरला के अंदर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, तो केरला सरकार के द्वारा उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराई गई है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा केरला की सरकार के ऊपर में 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। यानी कि अगर किसी स्टेट के अंदर में कोई झील है तो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस झील का, उस लेक का ध्यान रखे। ये नहीं कि वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है और वहां पर पॉलिथीन और पता नहीं क्या क्या। आप लोग खुद सोचो, आप लोग कभी अगर कावर लेने गए हो, आप लोगों ने कभी कावर लेके आए हो, आप लोग जब कावर लेने जाते हैं उस टाइम पर आप लोग देखा करो कितनी मतलब एक तरीके से ना बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है वहां पर। और कई बार जो है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि घूमने जाते हैं, मजे लेने जाते हैं वहां पर। और आप लोगों ने अक्सर देखा कहीं पर मेला लगता है तो आप लोगों ने अक्सर ये चीजें फील की होगी, वहां पर बाद में बहुत सारी गंदगी बच जाती है। कई बार ना आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बहुत सारी बोतलें पड़ी हुई हैं या अलग अलग तरीके की चीजें पड़ी हुई हैं, जो कि झील के लिए, किसी नदी के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीजें होती हैं। हमारे फेस्टिवल हैं, सही है, हम लोग को उनको एंजॉय करना चाहिए, पर इसी के साथ साथ में हम लोग को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी लेक है वो नेचुरल एक तरीके से चीजें हैं। और गंगा जी जैसे हो गए, हम लोग गंगा को गंगा माँ बोलते हैं। क्या ये हम लोग को नहीं दिखता है कि हम लोग को अपनी जो एक माँ बोल रहे हैं उसको साफ स्वच्छ भी रखना चाहिए हम लोग को? पर लेकिन अक्सर कई सारे ऐसे बदतमीज लोग होते हैं, पानी की बोतल भी प्लास्टिक के ऊपर से फेंक दे उठाकर, कुछ भी गंदगी है जो उठा के फेंक दी। तो ये चीजें हम लोग को थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसकी वजह से बहुत सारी नेचुरल जो वाटर की बॉडीज हैं वो बर्बाद होती जा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को दी जाती है कि भाई साहब तुमको ये चीजें बर्बाद होने से बचानी है। और अगर स्टेट इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को वहन नहीं कर पाता है तो फिर यहाँ पर उसके ऊपर टैरिफ यानी कि एक तरीके से टैक्स वगैरह, या फिर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं टैरिफ, टैक्स तो गलत होगा, जुर्माना एक सही शब्द है यहाँ पर लगाना, क्योंकि गलत काम करने का मतलब है कि एक तरीके से जुर्माना शब्द सही होगा यहाँ पर। तो उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी गई है यहाँ पर बेसिकली, अभी किसके द्वारा? एनजीटी के द्वारा। तो एनजीटी के बारे में पहले मैं आप लोगों से बात करता हूँ, फिर नहीं, पहले एनजीटी के बारे में पहले और बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता दूं जो इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। सबसे पहले बात करें इसकी पर्टिकुलर लेक के अंदर में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंस की लेक है। यहाँ पर नेहरू जी के नाम पर एक ट्रॉफी आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि एक बोट रेस होती है। मूवी देखिए, टाइगर श्रॉफ की मूवी आई थी आई थिंक, कौन सी है, बागी मूवी है, जज सद कौन सी है, उसमें भी दिखाया गया। बहुत सारी ऐसी मूवीज है इसके ऊपर, आप लोग अगर देखोगे जो जो कि आप लोग समझोगे। इसका नाम नेहरू जी के नाम पर क्यों रखा गया? ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, जो कि उस टाइम पर मैंने जब पहले पढ़ाई थी, एक बच्चे के द्वारा पूछा गया था कि सर ये जरूर बताना जब नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक को कवर करो। तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, नेहरू जी के नाम पर इसलिए रखा गया है क्योंकि आज की बात नहीं है, ये है 1952 की। 1952 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के द्वारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेस का, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर रेस जब वहां पर हो रही थी, अलपुजा डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, उसको इनोग्रेट किया गया था 1952 में। और 1952 में जब देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और नया नया देश हमारा अभी ताजा ताजा एक तरीके से ना एक अभी इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद हुआ था, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर का वहां पहुंचना एक बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए उन्हीं के नाम पर यहाँ पर ट्रॉफी का नाम भी दिया गया, नेहरू जी के नाम पर नेहरू ट्रॉफी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो शब्द उसी टाइम से यहाँ पर निकल कर आते हैं।
तो ये जो पर्टिकुलर लेक है, इस लेक का नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो वेम्बनाड लेक आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ट्रॉफी का नाम नेहरू जी के नाम पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। अभी जैसे यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। जैसे विम्बनाद लेक जो है, और यहाँ पर इसी के साथ में इसके अलग अलग नाम से पुकारा जाता है इसको। वे एक तरीके से यहाँ पर विम्बनाद, एक तरीके से ना कई सारे नाम है, जैसे विम्बनाद हो गया, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा विम्बनाद कोल हो गया। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये सारे नाम इसी लेक के हैं, जो कि पर्टिकुलर इतनी फेमस लेक है यहाँ पर। और वो लेक अगर गंदी हो जाए तो कैसा लगेगा। तो विम्बनाद कैल हो गया, विम्बनाद कोल हो गया, ये इसी के साथ में पुनामद जो झील हो गया या लेक हो गया, इसी के साथ में कोच्चि झील, ये सारे इसी के नाम से जानी जाती है। तो इसका मतलब बहुत फेमस हो गई एक तरीके से, इतने सारे नाम रख रखे हैं अलग अलग लोगों ने। और इसके अंदर में 4 रिवर भी आकर मिलती हैं। तो ये रिवर इस लेक को मेंटेन रखने का काम करती है, यानी कि इन झील का, इन लेक का पानी आता है, जिसमें आप लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला जो नाम है यहाँ पर, यह है मीनाचिल। मीनाचिल लेक, अगर मीनाचिल नदी के बारे में कोई पूछे, इसी के साथ में आप लोगों से यहाँ पर अंचन कोविल के बारे में पूछे, नेक्स्ट पंपा के बारे में कोई पूछे, इसी के साथ में आप लोगों से यहाँ पर मणिमाला के बारे में पूछे, तो ये 4 नदियां हैं जो इस झील को मेंटेन रखने का काम करती हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अरेबियन सी से एक छोटा सा एक बैरियर आइलैंड है, जिससे इसको अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक काफी एक इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर, एक आप लोग बैक वाटर स्टेच बोल सकते हैं इसको। लोकेशन आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को पता है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के बारे में मैंने बात की, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको यहाँ पर वल्लम कली या फिर नेहरू ट्रॉफी रेस, ये एक स्नेक बोट रेस होती है, यानी कि इनका जो ये बोट रहती है, इसमें आगे स्नेक टाइप का वो एक स्ट्रक्चर बना रहता है यहाँ पर, अगर आप लोग देखोगे, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर इसका नाम यहाँ पर स्नेक बोट रेस भी कई बार यहाँ पर इसको बोला जाता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये सारे एक ही चीज से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी बात है, जो विम्बनाद लेक के बारे में याद रखेगा, अगस्त के महीने में यहाँ पर ये रेस होती है, वो भी हर साल। हालांकि अभी कोविड-19 के टाइम पर 20 और 21 में यहाँ पर ये चीजें नहीं हो पाई, वरना रेगुलरली आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलती है। और इम्पोर्टेंट एक और बात, इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया जा चुका है यहाँ पर, रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है इसको। विम्बनाद लेक जो है वो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत में यहाँ पर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी अगर बात करें। यानी कि ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रह गई है, ये देश के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन चुकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, ये है बेसिकली कुमारकोम। कुमारकोम जो बर्ड सेंचुरी है, यानी कि कुमारकोम जो पक्षी अभ्यारण्य जो है, वो आप लोगों को इसी पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। और ये इसीलिए यहाँ पर इतनी सारी, अगर कुछ गंदगी ऐसी जगह पर हो रही है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को गुस्सा आ गया और उन्होंने 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी विमनाद और अस्थामुड़ी लेक, जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है केरला के अंदर में। विमनाद जो है वो लार्जेस्ट लेक है केरला की, पर लेकिन लॉन्गेस्ट, यानी कि लंबाई में देश की सबसे बड़ी लंबी झील है। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इतनी सारी चीजें जब इस झील के साथ में जुड़ी है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को गुस्सा आना तैयार बनता है। और वो बात भी करता है कि यार देखो, मैं तो इसी चीज के लिए बैठा हूँ, अगर मैं यही काम नहीं करूंगा तो मेरी ड्यूटी ही क्या रहेगी। तो इसी चीज के लिए मुझे बनाया गया है, तो ये याद रख सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन बना, बड़ा ही प्यारा सा। यहाँ पर क्या कर लिया गया, किस किस एक्ट से मिलकर यहाँ पर, ये किस किस एक्ट से मिलकर यहाँ पर एक तरीके सोल्यूशन निकालता है। तो ये टोटल मिलाकर 7 एक्ट हैं, और वहां पर इन एक्ट के सामने डेट लिखी हुई थी, किसी स्टेट पीसीएस में डेट मैच करने के लिए पूछ ली। यानी कि नेक्स्ट लेवल की बात हो गई, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। नॉर्मली क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे मैंने बोला था पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर कोई इंसान जिंदा रहना चाहता है, कोई इंसान हेल्दी रहना चाहता है, तो पार्ट थर्ड में हमारे लिए मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का। इसमें जो आर्टिकल 21 है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, यानी कि हम लोग को अधिकार है कि हम लोग जिंदा रह सकते हैं। तो ये जो अधिकार हम लोग को जिंदा रहने का बना है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर हम लोग को साफ सुथरा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट मिल रहा है हम लोग को, पानी में भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो हम जिंदा रह पाएंगे क्या। कल को पानी पिएंगे हम लोग, निकल लेंगे यहाँ से। तो इसलिए जरूरी है कि पोल्यूशन को रोका जाए। तो इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहां से निकाल कर लेकर आया गया था, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 21 से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल निकाल कर लेकर आया गया था। और 2010 में हमारा देश तीसरा देश बना था इसको बनाने वाला। पहला कौन था, ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कौन था, न्यूजीलैंड, और तीसरा कौन था, भारत। तो टॉप 3 में हमें यहाँ पर। आप लोग क्वेश्चन ये बताना है कि आज की डेट में एनजीटी के चेयरमैन कौन है, ये आप लोगों को बताना है। बाकी इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट या फिर दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी केस हैं वे इसके पास में चाहते हैं, और ये फटाफट उनको निपटाते हैं। बाला की जा रही है कि केस जो है 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, वरना अगर सेम केस हमारे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, तो उसको पता नहीं कि 6 साल या फिर आने वाले टाइम में कितनी ज्यादा टाइम लग सकता है। पर इन्वायरमेंट के मैटर को इतने लंबे समय तक लटकाए रखने की वजह से हो सकता है इन्वायरमेंट को और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए।
तो इसलिए ऐसा ट्रिब्यूनल बनाया गया। ट्रिब्यूनल का मतलब ये होता है एक तरीके से, जैसे कि एक ट्रिब्यूनल का मतलब सीधा-सीधा आप लोग बोलो कि एक ऐसा कोर्ट जो कि फटाफट मैटर को निपटाता है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बताए, तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी 7 ऐसे कानून हैं जो कि यहाँ पर स्पेशलाइज्ड रोल प्ले करते हैं जब ये एक्ट जो है अपना एक तरीके से रिजल्ट निकालता है। इसमें वोटर एक्ट है 1974 का, इसी के साथ में वोटर सेस एक्ट है 1977 का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन है 1980 का, एयर एक्ट है 1981 का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, और इसी के साथ में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का। एक छोड़ दिया मैंने, ये जरूर याद रखिएगा। अक्सर क्वेश्चन में ये आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों को लगता है ये थोड़ी ना होगा यार, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, मैं नहीं मानता। पर वही देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं पब्लिक लायबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट 1991 का। तो यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये लगता है कि यार ये इसमें हो कैसे सकता है। तो पब्लिक लायबिलिटीज एक तरीके से, तो कोई भी अगर गड़बड़ हो रही है तो किसी की तो लायबिलिटी होनी चाहिए ना, कि कौन इसको सुधारेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक्ट भी बनाया गया कि पब्लिक के लिए लायबिलिटी किसकी रहेगी, ये इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है। तो ये भी कानून यहाँ पर है, ठीक है। इसी के साथ में 6 महीने के अंदर केस निपटाते हैं। न्यू दिल्ली के अंदर में आप लोग इसका हेडक्वार्टर प्रिंसिपल ब्रांच, बाकी भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। ये भी डिफरेंट है थोड़ा सा, क्योंकि अलग अलग एरिया में है, ऐसा नहीं कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई वहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में देखने को मिल रही है। इसके अंदर में आप लोगों को 10 मेंबर, इसके साथ में एटलीस्ट 10 मेंबर, नॉट मोर देन 20 जुडिशियल मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 10 बट नॉट मोर देन 20 एक्सपर्ट देखने को मिलते हैं। तो ये टोटल मिलाकर इस ट्रिब्यूनल को बनाते हैं जिसके थ्रू काम किया जाता है। ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता है बाइंडिंग होता है एक तरीके से, कि हाँ भाई साहब ठीक है, पर लेकिन ट्रिब्यूनल पावर है रिव्यू करने की अपना खुद का डिसीजन भी। पर फिर भी अगर फेल हो जाती हैं चीजें, तो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं इसको। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 90 डेज के अंदर अंदर में। तो ये समझ रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जब ऐसा ट्रिब्यूनल बना दिया, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट जो है वो बाईपास हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होती हैं कि एक तरीके से उसकी पावर ही अलग होती है। तो ये चीजें आप लोग जरूर समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो झील के बारे में देख लिया, ट्रिब्यूनल के बारे में देख लिया, अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली। अभी यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं बहुत ही ज्यादा। एक शब्द ट्रिब्यूनल मैंने अभी डिस्कस भी किया था आप लोगों से, तो इसके बारे में अब आप लोगों को बताना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके किस आर्टिकल में ट्रिब्यूनल जो है वो ऐड किए गए थे, और कितने तरीके के ट्रिब्यूनल होते हैं। नॉर्मली दो, सॉरी, कितने आर्टिकल हैं ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, तो ये भी आप लोगों को बताना है। ये याद होगा, इतनी जल्दी भूलोगे तो गजनी बन जाओगे, ठीक है। तो गजनी नहीं बनना है, अगर एग्जाम निकालना है तो चीजों को रिवाइज करते रहना है। तो बड़ा ही प्यारा टॉपिक था, पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। मैं बेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है लोकेशन बेस्ड, तो कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो यहीं छोड़ के जाने का, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ने आए हो तो मौज लेके जाने का, ठीक है। यानी कि चीजें याद होनी चाहिए, भूलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा भैया। ओके, तो कोई भी डाउट हो तो बताना, और फीडबैक जरूर दे दिया करो। जैसा भी आप लोगों को लगता है लेक्चर अच्छा है बुरा, लाइक या फिर डिसलाइक कर कर आप लोग बता सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये जो आर्टिकल है बहुत ही प्यारा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है जो आप लोग समझ पाओगे जब मैं आप लोगों को एक बड़ा ही प्यारा सा उदाहरण देकर इसके बारे में बड़ी ही आसान शब्दों में समझाऊंगा। आप लोग खुद देखो, आज की डेट में आप लोग मान लीजिए किसी गांव में, किसी विलेज में आप लोग रहते हो, या फिर किसी सिटी के अंदर आप लोग रहते हो, और वहां से आप लोग लगभग पिछले 20 से 22 सालों से आप लोग वहां पर रहते हुए नजर आ रहे हो। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने उस एरिया को छोड़ना है, और छोड़ने के बाद में एक ऐसे एरिया में जाना है जो बिल्कुल न्यू है आप लोगों के लिए। हो सकता है वहां पर टेम्परेचर भी दूसरा हो सकता है वहां पर खान पान भी दूसरा हो, किस तरीके की वहां पर फूड हैबिट है वो भी आप लोगों को दूसरी लग सकती है। हो सकता है वहां पर लोगों की लैंग्वेज भी दूसरी हो, तो आप लोगों को एडजस्ट होने में आसानी होगी या फिर बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। तो अगर आसानी होगी तो यस लिखेगा कि हाँ बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा, और अगर प्रॉब्लम होगी तो लिखेगा नो कि हाँ आसान नहीं रहेगा। आप लोग खुद इस चीज को समझ पाओगे। अब ये टॉपिक जो है इतने में ही खत्म हो जाता है, जितनी बातें मैंने बोली। मतलब क्या इसका, अभी आप लोग को बताता हूँ। हमारे देश के अंदर में कई सारी पॉलिसीज है। पॉलिसीज कैसी हैं कि इस एरिया में कहीं फॉरेस्ट है, उस एरिया के फॉरेस्ट को काटो और दूसरे एरिया में ले जाकर लगा दो। क्यों? क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट करना है। तो जब भी ऐसी पॉलिसी आती है कि चलो यहाँ पर यार मध्य प्रदेश के अंदर इस कोने पर फॉरेस्ट है, यहाँ से इस फॉरेस्ट को काट लिया और इस कोने पर फॉरेस्ट लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग को मेट्रो बनानी थी, यहाँ पर तो हम लोग कोई फैक्ट्री लगानी थी, तो इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें निकल कर आती हैं। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखती है, जिसको बोलते हैं आईपीसीसी। उसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसका नाम है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। इसके द्वारा बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलेगी। सबसे पहले तो आप लोग इसका नाम ही याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर ये एक पैनल है और ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
इनके द्वारा अभी अपनी छठी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें इसको बेसिकली एक तरीके से सिक्स रिपोर्ट बोला जाता है, जो ये असेसमेंट करती है उसका असेसमेंट का ये सिक्स यानी सिंथेसिस सिक्स रिपोर्ट यहाँ पर इसको बोला जा रहा है। इस रिपोर्ट के अंदर में इनने इंडिया स्पेसिफिक भी कुछ बातें की है। हर एक देश में जहां जहां पर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसके बारे में बातें करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते हैं, ये साइंटिस्ट नहीं है, पर लेकिन जो जो दुनिया में साइंटिस्ट जो जो बातें बताते हैं उसका डेटा इकट्ठा करते हैं और दुनिया के सामने रखते हैं। तो ये इसका एक तरीके से स्पेशलिटी है। तो ये साइंटिफिक डेटा आप लोगों के सामने निकाल कर लेकर आते हैं। इनके द्वारा क्या बोला गया कि हमारे देश के अंदर में जो एफोरेस्टेशन पॉलिसी है, एफोरेस्टेशन और डिफोरेस्टेशन में फर्क पता है? एफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ लगाना, यानी कि आप लोगों को मैं बोलूं कि डेली एक पेड़ लगाओ। जैसे कई सारे बच्चे पेड़ लगाते हैं, कई सारे बच्चे मुझे पिक्चर तक सेंड करते हैं कि सर देखो यहाँ पर पेड़ लगाया, ठीक है। तो ये हो गया एफोरेस्टेशन कर रहे हो आप लोग। एक होता है पेड़ को काटना, उसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ को काट देना वहां से। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉरेस्ट को एक जगह से काटकर दूसरी फॉरेस्ट जगह पर हम लोग लगा रहे हैं। तो इसके चलते आईपीसीसी ने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया कि हमारे देश की जो एफोरेस्टेशन पॉलिसी है, यानी कि पेड़ लगाने वाली पॉलिसी है, पेड़ को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर जाकर रिप्लेस कर देना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक इंसान को जो जहां 20-30 सालों से रह रहा है उसको कहीं और जाकर रहने के लिए बोल देना, तो कितना अनकंफर्टेबल होगा। कई बार तो ऐसे लोग होते हैं, कई बार क्या मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम पहली बार गांव से निकल कर आए थे तो हम लोग 7 से 8 लोग थे। जब हम लोग 12th करके हम लोग घर से बाहर निकले, चलो कहीं पे पढ़ते हैं, चीजों को आगे देखते हैं क्या करना है। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, आज की डेट में उसमें से मतलब 3-4 ही ऐसे हैं, 3-4 के और भी कमी होंगे, जो बाहर निकल कर सही से काम किए, बाकी सब जो है गाँव में चले गए थे वापसी, ठीक है। तो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से अलग अलग फील्ड में लगा रहा, हालांकि कुछ बाद में फिर से निकल कर आए जब दिखा कि अब जिंदगी बर्बाद हो गई, कुछ और करना चाहिए। अब वीडियो सुन रहे होंगे तो ये ये कहेंगे देखो हमारे बारे में क्या बातें की जा रही है। फोन आ जाता है एक दो का, तो जैसे वीडियो सुन लेते हैं ना कि यार कम से कम कहीं तो छोड़ दिया करो। पर लेकिन देखो यार, एग्जाम्पल आप लोगों को इस समझाने का बेसिकली पर्पज ये है कि रियलिटी में बहुत कम लोग उस चीज को एक तरीके से टैकल कर पाते हैं। जैसे घर से बाहर आओगे, सबसे पहले तो आप लोग खाने पसंद नहीं आएगा, रहना पसंद नहीं आएगा, वहां का इन्वायरमेंट पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे ही अगर कोई जंगल है कहीं पर, आप लोगों ने उस जंगल को काटा, कहीं और लगा दिया ले जाकर, क्या वहां पर ऐसी टेम्परेचर है? क्या वहां पर ऐसा पानी है? क्या जमीन वहां पर ऐसी है जैसी पहले जमीन हम लोग को मिली हुई थी? तो कितनी दिक्कतें उस पेड़ को या उस जंगल को देखने को मिल सकती है, और कई बार वो जंगल जो है वहां पर सूख जाएगा, वो पनपेगा भी नहीं, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि यार दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप लोग ऑलरेडी जो फॉरेस्ट जहां पर है उसको वहीं पर ही रहने दो, क्योंकि अगर आप लोग उस एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो और कहीं और लगा रहे हो जाकर, क्या उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट को उसी तरीके से आप लोग डेवलप कर पाओगे? तो ये एक तरीके से डिजास्टर क्रिएट करने वाली बात होती है। वहां पर किसी न किसी पक्षी का घोंसला होगा, उसके नीचे कुछ ना कुछ कीट पतंगे भी रहते होंगे, उसके नीचे कहीं जड़ों में चींटियां वगैरह भी रहती होंगी। वहां पर हर तरीके के इन्वायरमेंट का एक माहौल बना होता है, वो सारा एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो रिपोर्ट ने ये बोला है कि आप लोग क्या कर रहे हो, अगर कुछ ऐसा माहौल कर रहे हो कि यहाँ से हटाकर उस फॉरेस्ट को कहीं और लगा रहे हो, तो रिपोर्ट सीधा सीधा इसके बारे में बात की जा रही है कि चीजों को जो है उसी को प्रोटेक्ट करना तो एक अलग बात होती है, और कहीं ऑलरेडी बर्बाद चीजें हो चुकी हैं उसको यहाँ पर संभालना एक अलग बात होती है। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आप लोगों को, बड़ा ही प्यारा आप लोगों को लगेगा। जैसे आप लोग आज के डेट में बात करें, कई सारे जो आज के डेट में जो लोग हैं, जैसे कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लगाने स्टार्ट करते हैं, कोई पेपर लगाने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक पेपर ऐसा है जिसमें वो ठीक ठाक मार्क्स लेकर आ रहे हैं, यानी कि उसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं काम चलाओ। और एक पेपर ऐसा है जिसमें बिल्कुल बर्बाद पड़े हुए हैं। पर लेकिन उस इंसान के पास में टाइम इतना है कि वो क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं उसको और ज्यादा अच्छा कर सकता है, ठीक है। उसको ऐसे लेवल पर लेकर जा सकता है कि यार इससे आप कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक ऐसा पेपर जो उसके समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको अब एग्जाम के जस्ट 1 महीना पहले लेकर बैठेगा तो कुछ ज्यादा समझ में आने वाला भी नहीं है, और इसका भी टाइम इसको दे देगा, तो जो अच्छा किया था वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही किया जा रहा है, यानी कि जो ऑलरेडी फॉरेस्ट बचा हुआ है, जिसकी खस्ता हालत हो रखी है, उसको बेसिकली एक तरीके से बचाए रखने के लिए काम करना चाहिए। या फिर जो बिल्कुल खत्म हो चुका है वहां पर नए फॉरेस्ट लगाकर आप लोग जंगलों को उगाने की कोशिश कर रहे हो, और जो ऑलरेडी है उसको काटे जा रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। तो ये रिपोर्ट भी यही कह रही है, रिपोर्ट कह रही है कि फर्स्ट प्लेस एक तरीके से विल डू मोर टू द लोअर द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस देन द रिस्टोरिंग द इकोसिस्टम दैट हैव बीन जो डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है उसको आप लोग प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि जो है उसको आप लोग संभालने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये पॉलिसी जिस तरीके से आप लोग लेकर चल रहे हो, ये चीजों को और ज्यादा बर्बाद करेगी। कहीं और से पेड़ काटकर कहीं और लगा देना, ये कितना सही है? आखिर ये इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है?
क्योंकि इसके लिए बकायदा हमारे देश के अंदर में एक फंड भी है। ये आप लोगों को पता होगा, हालाँकि मैंने पहले डिस्कस किया था इसके बारे में। तो इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कैंपा फंड, यानी कि कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड। तो ये हमारे देश के अंदर में एक फंड है जो कि प्रॉपर यहाँ पर कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी भी बना रखी है हमारे देश के अंदर में। तो इस पर्टिकुलर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। तो इसके चलते यहाँ पर कंट्रोवर्सीज़ रहती हैं इसके सराउंडिंग में कि आप लोग फंड किस लिए दे रहे हो कि यहाँ से पेड़ काटो, कहीं और पर लगा दो। कई बार तो पेड़ को रिप्लेस करने की बात की जा रही है। कई बार ये कह रहे हैं कि यहाँ से पेड़ काट लो, इन पेड़ को यहाँ से खत्म कर दो। और यहाँ पर आप लोग अपना जो भी प्रोजेक्ट लगाना है लगा लो, इतने ही पेड़ कहीं और जाकर लगा दो। आप लोग खुद सोचो, आप लोग एक फॉरेस्ट को बनने में कितना टाइम लगता है। उस फॉरेस्ट जब होता है वहां पर जमीन का फॉर्मेशन भी होता है, वहां पर मिट्टी का एक टेक्सचर चेंज होता है, बहुत सारे कीट पतंगे रहने स्टार्ट होते हैं वहां पर, अलग अलग तरीके का वहां पर सिस्टम तैयार होता है, एक इन्वायरमेंट बनता है। क्या उस फॉरेस्ट को खत्म करके कहीं और फॉरेस्ट लगाने से वो इन्वायरमेंट मिल जाएगा? दोनों अलग अलग चीजें याद रखिएगा। इसमें यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, दो चीजें बोल के चला गया, मैंने बोला था दो चीजें हैं। दो चीज क्या है? एक तो चीज ये है कि पेड़ यहाँ से काटे और यहाँ पर पेड़ लगा दिए, एक तो चीज ये है जो आप लोगों को याद रखनी है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर? दूसरी चीज ये कि इनको तो खत्म कर दिया, यहाँ पर जो यहाँ से काट के उनको काट के फेंक दिया, यहाँ पर जाकर दूसरी जगह नए पेड़ लगा दिए। यानी कि पहले वाले में तो ये पेड़ काटे, इनको ले जाकर यहाँ पर लगा दिया, रिप्लेस कर दिया, बड़े बड़े पेड़ है। दूसरे में यह कि यहाँ से तो बिल्कुल काट ही दिया, उनको कहीं और यूज कर दिया, जो भी लकड़ी यहाँ से निकली, जो भी वुड यहाँ से निकला, और यहाँ पर नया पेड़ लगा दिए। अब दोनों ही अपने आप में खतरनाक है, ठीक है। यानी कि उनको रिप्लेस करना, कितने ज्यादा रिप्लेस कर पाते हो, और यहाँ पर नए पेड़ लगाना, बेसिकली यहाँ पर इनको कट कर तो ये है। तो ये कह रहे हैं कि जो नए पेड़ जो आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करो, ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा एज कंपेयर टू इनको उठा काट कर यहाँ लगा रहे हो या फिर इसको कट कर यहाँ लगा रहे हो, ये फायदा नहीं पहुंचाने वाला है। तो दोनों अलग अलग चीजें, और ये बातें बोली गई है आईपीसीसी के द्वारा कि इस चीज को आप लोग समझ जाओ। हमारे देश के अंदर में जैसे मैंने बोला कैंपा जो यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया, तो इसको जो कंपनसेशन के लिए फंड बनाया गया, तो ये इसके लिए बॉडी भी स्टेब्लिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा। आज की बात नहीं की जा रही है, 2002 में था यहाँ पर। इसके बेसिकली यहाँ पर बात की गई, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पिक्चर में आए थे, क्योंकि कई बार पैसा भी नहीं दिया जा रहा था, उसको यूज भी नहीं किया जा रहा था, ढंग से चीजें ही नहीं चल रही थी। तो पर्पज ये था इस कैंपा का कि प्रमोट करे एफोरेस्टेशन और रीजनरेट करे ऐसी एक्टिविटीज जो कि कहीं ना कहीं कंपनसेट कर सके फॉरेस्ट लैंड, जो कि डाइवर्ट कर सके नॉन फॉरेस्ट जो यूजेस है उसको। एक तरीके से डैम बनाना है, कहीं माइन बनाना है, वहां पर एक तरीके से बहुत सारी चीजें की गई। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था 1980 का। तो इसके तहत प्रोजेक्ट को देखा गया कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहां कहां पर एफोरेस्टेशन करना है, किस तरीके से यहाँ पर एफोरेस्टेशन जो एक तरीके से काम चल सकता है। तो कहीं ना कहीं मनी पेड करने की बात की गई उसके चक्कर में कि यहाँ से हटाओ वहां से लगा दो। तो बोला गया कि हाँ, जो फंड मिला उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इंडेंजर्ड जो यहाँ पर लैंडस्केप है वहां पर उसको नुकसान काफी ज्यादा पहुंच पहुंच रहा है, और एक तरीके से अनसस्टेनेबल और एक आर्टिफिशियल प्लांटेशन हो गई यार। ये तो मतलब चीजें उस तरीके का रिजल्ट ही नहीं देगी जैसा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये तो बिल्कुल एक फालतू की बात सी लग रही है, यहाँ पर ऐसी बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अगर आज के दिन में मैं आप लोगों से बात करूं, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे इससे 2019 में। यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा इशू बना था ये, और कितनी सारी बातें इसके ऊपर की गई थी कि हाँ ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है। खुद आप लोग क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है यहाँ पर। तो दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोग इनको संभाल पाते हो क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एज पर द लो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट अथॉरिटी जो एग्जिस्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है एट बोथ नेशनल और स्टेट लेवल पर। दूसरा है जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है इन द एक तरीके से जो मैंडेटरी इन द कंपनसेशन एफोरेस्टेशन प्रोग्राम है, वो अंडर द कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, या फिर कोई सा भी सही नहीं है। तो आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से आप लोगों को बताना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या है? सबसे पहले तो ये दोनों दोनों लेवल पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, स्टेट और सेंटर पर। दूसरा क्या है, यहाँ पर सेकंड वाला सही नहीं है, ठीक है। लोगों का पार्टिसिपेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसको समझ सकते हैं। तो ये कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कंपनसेशन एफोरेस्टेशन फंड है, ठीक है, एज पर द लॉ दोनों लेवल पर देखने को मिलेगा, बट इट डज नॉट प्रोवाइड मैंडेटरी पीपल पार्टिसिपेशन, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। यानी कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना उस लोकल एरिया में। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग उनका जंगल काट रहे हो, उन्हीं से बातें नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर किस तरीके से आप लोग सोल्यूशन ढंग से निकालोगे? तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि रियलिटी में आप लोग सोल्यूशन निकालना भी चाहते हो या बस ऐसे ही वही काम चल रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत थी, जो कि लग रही थी सही है, ओके। और हाँ, यूपीएससी का एक खेल आप लोग देखा करो, जब कोई यहाँ पर स्टेटमेंट देती है ना, सेकंड स्टेटमेंट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो बोला गया कि इसके थ्रू काम चल रहा है, जी हाँ इसके थ्रू काम चल रहा है, और आधे में तो सही दे दिया इसने कि हाँ ठीक है इसी के थ्रू काम चल रहा है, पर लेकिन आधा गलत दे दिया कि लोगों का पार्टिसिपेशन है।
तो यूपीएससी आप लोगों से एक ही क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट देकर और एक-एक स्टेटमेंट में भी 2-2 स्टेटमेंट डालती है, अगर ढंग से देखा जाए तो, ठीक है? ये समझिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कैंपा बॉडी जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा रिकमेंड की, पार्लियामेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई जब नीति आयोग ने रिकमेंड किया। पहली बात तो ये बात बोली गई है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया पर्पज क्या है, प्रमोट करने के लिए एफोरेस्टेशन। डी एक तरीके से ये रीजनरेटिव एक्टिविटीज के बारे में बात की जा रही है ताकि अपना और भी काम किया जा सके, डैम वैम बनाना, डेवलपमेंट करना। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर करेक्ट पूछा गया तो वो है बी। सेकंड सही है पर फर्स्ट यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि कैंपा बॉडी जो है यहाँ पर इन एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश की गई ऑर्डर जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया। क्यों? उससे पहले पूछ ही नहीं रहे थे कहाँ फॉरेस्ट काट रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ पता ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट बोला कम से कम इतनी तो बदतमीजी मत काटो यार, तुमने तो अरे पराकाष्ठा ही पार कर दी यार इन चीजों की। तो तब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पिक्चर में आया, ठीक है? तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो, तो एक हद तक ही चीजों को आप लोगों को बदतमीजी को लेकर चलना है। उससे ज्यादा बदतमीजी करोगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ पर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जा चुका है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात की जा रही है, आईपीसीसी भी इन्वॉल्व हो गई, इंटरनेशनल इशू भी बन गया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। फॉरेस्ट को कंजर्व करने की जब बात करते हैं तो सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि सेंटर यानी कि यूनियन लिस्ट या फिर यहाँ पर राज्य की सूची या फिर समवर्ती सूची, किसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। अच्छा लगता है जब पार्टिसिपेट करते हो यार, मतलब दिल को सुकून मिलता है। मैंने कहा अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो, पता चलता है मुझे कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एटलीस्ट आप लोगों के नाम देखने को मिलते हैं। वरना तो कौन कौन देख रहा है वीडियो का पता ही नहीं चलता है। 60-70 हजार आदमी लोग देखकर निकल गए, पता ही नहीं चला किसने देख लिया। आप लोगों को तो पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे थोड़ा ना पता आप लोग देख रहे हो। तो बता दिया करो आंसर में पार्टिसिपेट करके कि सर हम भी हैं, ठीक है? तो ये था पर्टिकुलर आर्टिकल, कोई डाउट हो तो बताना, दूर किया जाएगा। ओके दोस्तों, प्लास्टिक एक ऐसी प्रॉब्लम है दुनिया में जिसके बारे में हर एक देश बात करता हुआ नजर आता है। क्योंकि आप लोग समुद्र की गहराई में चले जाओ, चाहे आसमान की ऊंचाइयों में, यानी कि चाहे आप लोग समुद्र की गहराई में जाओ, चाहे माउंट एवरेस्ट पे चले जाओ, हर जगह आप लोगों को आज के में पॉलिथीन देखने को मिलती है। तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के द्वारा यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक स्टार्टअप ने अभी क्लेम किया है कि वो ऐसा सिस्टम डेवलप कर चुका है जिसके चलते यहाँ पर क्या रहेगा कि प्लास्टिक को एक ऐसे प्लास्टिक वेस्ट में जनरेट किया जाएगा जो कि कैसा है, जो कि बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बातें इनके द्वारा बोली गई है। एक बायोडिग्रेडेबल वैक्स बना देगा। वैक्स नहीं होता है मोम टाइप में जो आप लोगों ने देखा होगा, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका बेसिकली डेवलप किया गया है, जो कि कोई भी प्लास्टिक अगर यहाँ पर डेवलप की जाएगी वो बायोडिग्रेडेबल हो जाएगी। बायोडिग्रेडेबल जो शब्द है ये अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि नेचुरली एक तरीके से वो क्या होगा, वो डिग्रेड हो जाएगा, उसमें कोई एफर्ट आप लोगों को नहीं लगाना पड़ेगा। तो इससे सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? सबसे बड़ी बात तो यार यही निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हम लोग इन्वायरमेंट को बचा पाएंगे, जिस प्लास्टिक की वजह से हम लोग त्राहिमाम जो है चिल्ला रहे थे। सबसे बड़ी बात पता है क्या? यहाँ पर जब स्टार्टिंग में पॉलिथीन का इन्वेंशन किया गया, उस टाइम पर भाई साहब जो प्रचार किया गया, एक इतना सस्ता ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है जिसको आप लोग कभी भी किसी भी तरीके से रख सकते हो। पानी जो है उसको गला नहीं सकता है, धूप जो है उसको सुखा नहीं सकती है, आग बस जला सकती है, ठीक है? तो एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया और इतना सस्ता है कि कितने लंबे समय तक रखो खराब ही नहीं होगा। तो सोचो कितनी खतरनाक इन्वेंशन थी। पर लेकिन किसी भी चीज की अति जो होती है वो हमारी क्षति करके जाती है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए हमेशा चीजों को कंट्रोल में रखो। इवन किसी के साथ में बात भी करते हैं, आप लोग रिलेशनशिप में भी हैं किसी भी तरीके के, तो कोशिश ये करो कि एक जिंदगी में बैलेंस बनाकर रखो। अगर ज्यादा आप लोग उस चीज में घुसते चले जाओगे ना, आप लोग अपने काम को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई नहीं करोगे, बिजनेस कर रहे हो, कोई बिजनेस नहीं करोगे, अपना अपना कोई जॉब कर रहे हो तो जॉब पर फोकस नहीं दोगे तो जिंदगी में जैसे जैसे वहां से चीजें खत्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी ना, वो रिलेशनशिप भी आप लोगों का बर्बाद होगा। हमेशा उस रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करो जहां से आप लोग की लाइफ जो है वो प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो गई हो, आप लोग की जिंदगी में अच्छे रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए हो, आप लोग खुश रहने लगे हो, टाइम को और ज्यादा एंजॉय करने लगे हो। अगर ऐसे रिलेशनशिप में हो तो सही डायरेक्शन में जा रहे हो, वरना गलत जगह फंस गए हो, ठीक है? पर इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आप लोगों को हवा हवाई उड़ती हुई नजर आएंगी, बढ़िया माहौल रहेगा। दिक्कतें भी आएंगी पर लेकिन दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से निकाल पाते हो। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अति किसी भी चीज की क्षति करके जाती है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि जो प्लास्टिक पैकेज वेस्ट है यहाँ पर एक तरीके से बोला गया है कि उसको नेचुरली हम लोग बायोडिग्रेड कर पाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज मुझे लगी कि माइक्रो प्लास्टिक तक भी पीछे नहीं छूटने वाली है, यानी कि छोटे छोटे पीस जो है ना उनको भी ये कन्वर्ट कर देंगे। तो प्लास्टिक जो है यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो बनाई जा रही है वो प्री प्रोग्राम टाइम रहेगा कि इतने ड्यूरेशन में ये सॉरी यार
इतने ड्यूरेशन तक ये काम करेगी बिल्कुल ऐसे जैसे नॉर्मल प्लास्टिक होती है। और उसके बाद में आफ्टर एक्सपायरी ये एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वेस्ट ऐसा होगा कि जिसको बाद में क्या होगा, ये वेस्ट ऐसा होगा कि जो कि बाद में चलकर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये इन्वायरमेंट को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो वैक्स लाइक स्ट्रक्चर है ये नो लॉन्गर प्लास्टिक है, प्लास्टिक नहीं है और कोई हार्मफुल मैटर नहीं है, किसी भी इन्वायरमेंट को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो एक रिवोल्यूशनरी चीज हो जाएगी अगर ये ढंग से इंप्लीमेंट की जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि अभी चीजें जो है जो सामने आई हैं, अब कितने अच्छे लेवल पर इसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया जाता है और कितने अच्छे लेवल पर यहाँ पर इसका रिजल्ट निकल कर आता है, उससे चीजें पता चलेगी कि हाँ ये चीज कैसी है। क्योंकि बोलना और करना उसमें बहुत बड़ा फर्क नजर आता है, कथनी और करनी में बहुत फर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये कह तो सब देते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर लेकिन इन रियलिटी रिजल्ट कौन दे रहा है, वही रियलिटी में सही तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी न्यूज है जो कि याद रख सकते हैं आप लोग। रसिया के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि यूरोपियन देश और अमेरिका जितना जितना प्रेशर बढ़ा रहे हैं, रसिया उतना ही ज्यादा जो है अपनी अलग तरीके से जो है रिएक्शन देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पुतिन साहब जो है उस चीज के लिए जाने जाते हैं, अगर तुम उनको एक गाली दोगे तो वो तुमको चार गाली देंगे। अगर तुम उनके एक इंसान को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हारे एक इंसान को क्या दो दो नुकसान को भी नहीं दो दो इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं पास्ट में, ठीक है। वो बोलते हैं यूक्रेन को हम लोगों ने एक मिसाइल दी, रसिया ने आकर पांच छह मिसाइल और दाग दी यूक्रेन के ऊपर। तो ये रसिया का जो एक नेचर है ये पुराना है, तो बोलता है कि मेरे साथ प्यार से रहो तो मैं तुम्हारे साथ प्यार से रहूंगा, मेरे साथ में बदतमीजी काटोगे तो मेरी बदतमीजी तुम झेल नहीं पाओगे। अभी उसी के चलते यहाँ पर ये न्यूज आ गई है। रसिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बात की है कि हम लोगों ने टेस्ट फायर की है एक मिसाइल जिसका नाम है यहाँ पर मोस्किट क्रूज मिसाइल, और ये सी ऑफ जापान के अंदर में इनके द्वारा टेस्ट फायर की गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर कई बार आप लोगों को पूछ लिया जाता है कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस है। क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनका ट्रेजेक्टरी, यानी कि किस बेस पर ये अपने टारगेट को जाकर हिट करती हैं। तो जो बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो ऐसे ट्रेजेक्टरी लेती है, पहले इन्वायरमेंट के बाहर में जाती है और फिर यहाँ पर अंदर आकर इस तरीके से टारगेट को हिट करती है। पर लेकिन जो यहाँ पर क्रूज मिसाइल है ये काफी ज्यादा खतरनाक वाली मिसाइल होती है, ये बिल्कुल तलहटी के हिसाब से यहाँ पर चलती नजर आती है। यानी कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी सलमान खान गोविंदा की, उसमें एक मिसाइल रहती है, इसमें बोलते हैं इसको ये मत बोल देना गो बेबी गो, तो फिर ये पीछे पड़ जाती है। तो वो अपने टारगेट को ढूंढ ढूंढ कर मारती है, तो ये क्रूज मिसाइल यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसका मतलब सेट कर दो तो फिर ये अपने आप देख लेगी, आप लोग मजे करो जिंदगी के। तो यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये एक तरीके की ऐसी मिसाइल यहाँ पर बनाई जा रही है जो कि काफी खतरनाक कैपेसिटी, न्यूक्लियर कैपेसिटी रखने वाली यहाँ पर। और ये फास्टेस्ट फ्लाइंग स्पीड जो है ऑल एंटी शिप जो मिसाइल है यहाँ पर आज के डेट में वर्ल्ड में, वो आप लोगों को नजर आएगी। मार कर सकती है 120 किलोमीटर तक का। तो क्रूज मिसाइल जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है वो मैंने आप लोगों को बताई थी। तो रसिया का नया जो इन्वेंशन है यहाँ पर ये दुनिया को चौंकाने वाला है, और इसी के चलते यहाँ पर जो यूरोपियन वर्ल्ड है उनको तो सदमा देने वाला है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। और देखो टेस्ट फायर कहाँ पे किया जा रहा है, ये टेस्ट फायर किया जा रहा है यहाँ पर सी ऑफ जापान के अंदर में। ये देखो, देखो रसिया समझ रहा है कि अगर तुम कहीं पर मुझे इरिटेट करोगे तो मैं तुमको कई जगह इरिटेट करूंगा। जैसे रसिया और यूक्रेन की अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग समझोगे तो ये दोनों एक दूसरे के इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, बिल्कुल बॉर्डर है बहुत ज्यादा। क्योंकि पहले रसिया का ही पार्ट हुआ करता यूक्रेन, जब पहले यूएसएसआर था एक बहुत ही बड़ा एक संघ जो कि जिसका विघटन हुआ था 1990s में जाके। उसके बाद में इसमें से टोटल मिलाकर 15 के करीब कंट्री जो है वो अलग अलग हो गई थी। आज की डेट में सारे के सारे नेटो का मेंबर बनते जा रहे हैं। नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा मिलिट्री ग्रुप, इसमें जो भी मेंबर जुड़ता है उसमें जुड़ते ही अगर कोई भी उसके किसी एक मेंबर को भी टच करता है तो फिर वही बात आती है कि बाहुबली की तलवार को हाथ लगा लिया अगर किसी ने देवसेना को टच किया। इनके सारे के सारे मेंबर उस पर टूट पड़ते हैं। यूक्रेन ने बोला मैं तेरा पार्ट बन जाता हूं, पर रसिया को चीज पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के बॉर्डर टच करते हैं बिल्कुल यहाँ पर रसिया के साथ में, तो कल को चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है। हालांकि एक नया नया मेंबर अभी ऐड हुआ है नेटो के अंदर में, सारे देशों ने अप्रूवल दे दिया है। यहाँ पर तुर्की का अप्रूवल बचा हुआ था वो भी मिल चुका है। उस मेंबर का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेटो के अंदर एक नया मेंबर ऐड होने जा रहा है, मतलब कंफर्मेशन हो चुकी है लगभग। अभी जल्दी ही वो मेंबर आप लोगों को यहाँ पर सामने नजर आएगा। तो इसकी वजह से ये न्यूज में है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। तो याद रख सकते हैं इसके बारे में कि किस देश की मिसाइल है और कौन यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, ठीक है। इंटरेस्टिंग था। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब मेंबर की बात चल रही है, मेंबरशिप मेंबरशिप जब खेल रहे हैं, जिस तरीके से नेटो जो है वो दुनिया में सबको अपनी तरफ खींच रहा है रसिया को मजा चकाने के लिए, तो रसिया ने भी अपना खेल स्टार्ट कर दिया है चाइना के साथ में मिलाकर उन लोगों को अपने साथ में मिलाने के लिए जिनकी यूएसए के साथ में बन नहीं रही है।
यानी कि जिस तरीके से यूएसए अपने नेटो मेंबर को बढ़ा रहा है और खासकर रिसेपर प्रेशर बना रहा है, तो सऊदी अरेबिया अक्सर लंगोटिया यार माना जाता था यूएसए का। पर जब से जो बाइडन आया कि माहौल जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गया है, तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक डायलॉग पार्टनर बन गया है अभी रिसेंटली। कौन सा यहाँ पर? ये सऊदी अरेबिया। और ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं उस टाइम पर जब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है वो इंडिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऐसे टाइम पर यहाँ पर ये चीजें निकल कर आ रही है। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है, क्योंकि रसिया ने इन्वाइट किया था इंडिया को, और चाइना ने बोला कि जब इंडिया आएगा तो मेरा दोस्त भी आएगा, मतलब लंगोटिया यार आएगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान चला गया। पर इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं, यहाँ पर होती है सऊदी अरेबिया की बात। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया बहुत ही अच्छा पार्टनर है यूएसए का। अगर अब तक हिस्ट्री उठाकर देखोगे, अब ये जाकर मिल गया संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जिसको एशियन नेटो के नाम से भी आप लोग जानते हो। यानी कि जो काम यहाँ पर नेटो करेगा अपने तरीके से यूरोपियन देशों के अंदर में, वो सेम काम यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहा है। एक अलग तरीके का ग्रुप बनाया जा रहा है। चाइना हर एक उस इंस्टीट्यूशन का ऑल्टरनेटिव निकाल रहा है जो इंस्टीट्यूशन यूएसए के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे एआईआई भी यहाँ पर चाइना ने निकाल दिया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां जहां पर यूएसए लोन दिया करता था, चाइना ने आज के डेट में इतना पैसा दे दिया कि बाल्टी भर के ले जाओ और पूछूंगा भी नहीं कि कहाँ पर है। हालांकि बाद में मांग लेता है वापसी, ठीक है, बदतमीज है। पहले पैसे देता है मजे में सबको चढ़ा चढ़ा कर, फिर उनसे पैसे मांगता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो ईरान भी अभी रिसेंटली यहाँ पर उसकी मेंबरशिप ज्वाइन किया है, जिसको लगभग कंफर्मेशन मिल चुकी है। सऊदी अरेबिया प्रोसीजर में आ गया है, तो आगे चलकर आप लोगों को यहाँ पर ज्वाइन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है अभी कुछ मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप लोग याद रखते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है आप लोगों से, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन किसको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, देखिए लैंड स्लाइड एक ऐसा दिक्कत है जो कि हमारे देश में नहीं, ये दुनिया भर में आप लोगों को प्रॉब्लम नजर आएगा। लैंड स्लाइड का मतलब क्या होता है? भूस्खलन। कई बार पहाड़ होते हैं, चट्टानें खिसक जाती हैं, बहुत सारे गांव जो आसपास में रहते हैं दब जाते हैं। कहीं पर ज्वालामुखी या वोल्केनो फटा, वहां पर बहुत ही सारा मलबा जो है वो बहता हुआ चला, उसकी वजह से कई सारे गांव जो है जलकर राख हो गए। तो लैंड स्लाइड का अभी मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों को वीडियो भी दिखाया था, जब नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में यहाँ पर ट्रेन तक जो है वो मलबा जो है बहाकर ले जा रही थी। इतने रेस से जो मलबा आ रहा था कि ट्रेन को बहाकर ले गया। तो ये खतरनाक सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर बात की जा रही है, अभी रिसेंटली डेथ टोल जो है अभी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गया है। 60 के करीब लगभग लोग जो है वो मिसिंग चल रहे हैं। यानी कि ये माना जा रहा है कि 11 लोगों की तो जान चलेगी, हालांकि जो डेटा बताया जाता है वो काफी कम होता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा बवाल मचा होता है पहले ही। तो बोला ये जा रहा है कि 60 के करीब लोगों की जो है यहाँ पर जान चलेगी, वो सॉरी मिसिंग है, और 6 7 अंदर 11 के करीब जो है जान चलेगी। हालांकि डेटा ये बोल सकता है कि बहुत ही ज्यादा लोग आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये सब बोलने वाली बात होती है। इन रियलिटी जब चेक करोगे तो इससे ज्यादा ही चीजें देखने को मिलेगी। तो एक बड़ी त्रासदी है। तो लैंड स्लाइड के ऊपर ऑलरेडी ज्योग्राफी में अच्छा टॉपिक बन जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि आप लोगों को टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं। करंट अफेयर आप लोगों के लिए कृष्ण जी का काम करता है। आप लोगों का जैसे अर्जुन को कृष्ण जी के द्वारा गाइड किया गया था, ऐसे ही करंट अफेयर आप लोग गाइड करेगा कि एग्जाम कैसे निकालना है। तो इसलिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर खुद तो इंपॉर्टेंट है ही है, वो ये भी बताता है कि दूसरी क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अभी यहाँ पर एक काफी बड़ा एक इंपॉर्टेंट कानून जो है अपने देश के अंदर में लेकर आ गए, जिसके चलते इसको बिगेस्ट ग्रीन हाउस गैस पोल्यूटर रिड्यूस बेसिकली करने की बात की जा रही है, एमिशन को, और पे टैक्स क्रेडिट या फिर यहाँ पर कार्बन क्रेडिट की कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया में एक ऐसा कानून ला रहा है कि चीज को कंट्रोल किया जाएगा कि कैसे इन्वायरमेंट को बचाना है। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बड़ा हब है कोयले का, और कोयले की वजह से आप लोगों को पता है इन्वायरमेंट को क्या नुकसान पहुंचते हैं। हमारे देश के अदानी साहब के द्वारा भी ऑस्ट्रेलिया के जो कोल वाला फील्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट की बात आप लोगों ने सुनी है। एसबीआई ने यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा था, उसका अपोजिशन ने काफी बड़ा एक तरीके से हाउल्ला किया था कि जहां भी जाओ अदानी साहब को प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे। तो अभी यहाँ पर वही ऑस्ट्रेलिया जो है वो ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को कट करने की बात कर रहा है। तो अपने ही आप में काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है। ठीक है, तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, याद रख सकते हैं इसके बारे में। बाकी ईस्ट यूरोप जो है गवर्नमेंट के द्वारा अभी जो टेक फिल्म है उनसे बोला गया है कि यार एक काम करो, एक चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं। और ये तो ओनली ईस्ट यूरोप की बात नहीं है, ये तो दुनिया भर की बात है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर कोई भी आता है और अपना पत्रकार बन जाता है। मतलब कुछ भी आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख कर निकल लेता है। तो डिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना, जिसकी कुछ हद नहीं है। तो डिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की बात यहाँ पर की जा रही है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पर इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर आ गया है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो कल को चलकर कोई क्वेश्चन बने
तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कहाँ की बात की जा रही है? ये बात की जा रही है ईस्ट यूरोप के बारे में, पर लेकिन ये दुनिया की प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, ये सारे फेक इन्फॉर्मेशन के हब बन चुके हैं। पता नहीं कैसे कैसे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। आज की डेट में टेलीग्राम पर भी एक से एक बदतमीजी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि कितनी चीजों को कितना एंटरटेन करना है, अपने आप को कितना कंट्रोल करना है। टेलीग्राम पर कई सारे जो है बच्चे एक तरीके से मैसेज करते हैं कि सर मैंने आंसर लिखा था, लड़कियां खासकर, कि सर मुझे इनबॉक्स में मैसेज आने लगे। जो भी इंसान दिखे जरा सा भी अगर कुछ बदतमीजी काट रहा है ना, इमीडिएटली एक सेकंड के अंदर में ब्लॉक कर साइड में फेंको। ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कोई बदतमीजी दिखती है, ज्यादा ही बदतमीजी, कोई नहीं इस तरीके से लक्ष्मण रेखा अगर कोई लांग देता है, तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग स्टडी लवर वीर @gmail पर मुझे सेंड करो। फिर मैं उसका इलाज बांधूंगा, उसको ग्रुप से निकाल के बाहर फेंकूंगा, ठीक है। तो गंदगी की जरूरत नहीं है, बच्चे हैं सीरियस पढ़ने वाले। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एसएलवी फैमिली इतनी प्यारी है कि अक्सर कोई भी कुछ गलत बोलता है तो उसको बेसिकली सबक सिखाने के लिए सारे तैयार हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से प्यार है जो कि हमारा बना रहना चाहिए। कुछ गलत तत्व अगर फैमिली में अगर कुछ गलत माहौल बनाए, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रास्ता दिखाएं, ठीक है। तो ये अच्छी चीज लगती है मुझे। कई बार कमेंट में भी देखता हूँ कोई बदतमीजी करता है तो आप लोग तुरंत उसको अड़े हाथों लेते हो। तो ये अच्छी चीज है, ठीक है। गलत को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी कुछ ऐसा हो तो उसको रोकना है हमेशा। दोस्तों रिपोर्ट वाला सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कुछ हद नहीं है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा रिपोर्ट के बारे में। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा एक लेटेस्ट रिपोर्ट लाई गई है जिसने बोला कि इंडिया, हमारा देश, हमारी प्यारी कंट्री, वो दुनिया में आप लोगों को मेजर प्लेयर निकलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, जो कि विंड एनर्जी सेक्टर को कहीं ना कहीं एक तरीके से अग्रणीय भूमिका निभाएगा। विंड एनर्जी का मतलब क्या है? एक तरीके से वायु से प्रोड्यूस की गई जो एनर्जी है। सबसे प्यारी चीज जो मुझे लगती है ना यार अपने देश के बारे में, तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो हमारा देश का जो मैप है ना, वो इतना शानदार जगह है, मतलब दुनिया में बिल्कुल ही अलग ही नजर आता है। कोई और देश शायद ही आप लोग इतने प्यार से अगर मैप देखोगे, सबसे प्यार से इतना नजर आएगा कि एकदम बिल्कुल शानदार तरीका नहीं माहौल बनाता हुआ। एक तरीके से इतनी बड़ी कोस्टल एरिया हमारी, लगभग 7,500 किलोमीटर की कोस्टल बाउंड्री आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कितनी बेहतरीन लोकेशन पर है। तो वहां से विंड एनर्जी का प्रोडक्शन होना बहुत ही अच्छा लाजमी है। तो उसके चलते हमारे देश के अंदर में काफी सारे चेंजेस भी लाए गए हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जो है, ये एक मेंबर बेस्ड ट्रेड एसोसिएशन है यहाँ पर, जो रिप्रेजेंट करती है विंड एनर्जी सेक्टर को दुनिया के अंदर में। इस्टेब्लिश की गई थी 2005 के अंदर में, और ये कहीं ना कहीं एक क्रेडिबल रिप्रेजेंटेटिव है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक ऐसी फोरम है जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं आप लोग। जैसे एसएलवी फैमिली के ऊपर जब आप लोग ट्रस्ट करते हैं कि हाँ यार ये चीजें यहाँ पर कवर हो रही है, ये चीजें अच्छे से मैं चीजें कहीं पर भी कवर कर सकता हूँ, ऐसे यहाँ पर इसके ऊपर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर देखने को मिलेगा। मिशन के बारे में बात करें तो डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। विंड एनर्जी के बारे में कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा महंगी हो गई। और इसी के साथ में कई सारी रिसर्च भी कंडक्ट कराते रहते हैं। अच्छा ये चीजें यहाँ पर हो रही है, उसको ऐसे कर लेते हैं। तो बेसिक थ्योरी यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के बारे में आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको लेकर आप लोग ध्यान रखिएगा, उसको दूर करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग के माइंड में क्लियर होती चलेगी, तो आप लोग चीजों को समझ पाओगे। तो कहीं भी क्वेश्चन बने तो किस तरीके से रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो माइंड में क्लैरिटी रखकर चलनी है, ओके। ये न्यूज़ हालाँकि मैंने डिस्कस की थी, पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा-सा एक ओवरव्यू आप लोगों को देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में भी, डिटेल में तो मैंने डिस्कस किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन-सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, अर्थ साइंस के द्वारा अभी यहाँ पर इंडिया जो है वो कंटिन्यू सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है यहाँ पर। किसके बारे में? एमपीए, यानी कि मैन प्रोटेक्टेड, जो यहाँ पर मैरीन प्रोटेक्टेड जो एरिया है अंटार्कटिका वाले रीजन में, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। इसको कंजर्वेशन करने की बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, खासकर फिशिंग वगैरह पर यहाँ पर बैन किया जाता है कि जो मछली पकड़ने वगैरह। और ऐसा नहीं कि सबको अलाउ किया जाएगा, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पर अलाउ किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, ये आप लोग ध्यान रखेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होगे तो यूनाइटेड नेशन हाई सीज ट्रीटी है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। तो फर्स्ट एवर जो ट्रीटी है वर्ल्ड में ओशियन को लेकर ये लेकर आए गए थे कि हाँ इसको चीज करना है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा पेरिस एग्रीमेंट है फॉर ओशन, ताकि इस चीज को कंट्रोल किया जाए। और 30% जो सी है वो प्रोटेक्टेड एरिया 2030, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये मैंने डिस्कस किया था, याद है आप लोगों को? जो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से यूएन बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस 30/30 की लैंड पर और ओशन पर हम लोगों ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात की है 30/30 की कैटेगरी में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से इंटरेस्टिंग बनेगा यहाँ से, और फिर बोलोगे क्वेश्चन कहाँ से आ गया सर।
यहाँ से बनेगा क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट, फिर मत पूछना कि यार सर ये कैसे हो गया, क्योंकि सारी चीजें घुमा फिराकर एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाती है। देखो जब आप लोग पढ़ाई करने बैठते हो ना, तो ये कभी नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है यहीं पर ही पूछा जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में आर्टिकल 370 हटा, ये पॉलिटिकल मुद्दा था कि हाँ यार यहाँ पर आर्टिकल 370 हट गया, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करेंगे इसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी कितनी डाउन हो गई, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्स हम लोगों ने डिप्लॉय करी शांति बनाए रखने के लिए, तो इकोनॉमी कितनी डाउन हो गई, वहां पर लोगों की जॉब चली गई काफी लार्ज स्केल पर, ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। उनके अधिकार जो हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा खत्म हुए, इसकी वजह से लोगों के तो फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, वो चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में एथिकल इशू बन गए कई सारे, कि एक साइड तो देश जो है मजे कर रहा है, सारी चीजें सारे अच्छे रिसोर्सेज एंजॉय कर रहे हैं, वहां लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन है वहां पर। और इसी के साथ में बहुत सारी ऐसी पावर जो है आर्मी को दी जाती है, जो ऐसे एरिया होते हैं उनको प्रोटेक्टेड एरिया को कंट्रोल करने के लिए, अगर कोई अगर गलत चीजें घटती हैं, कि उसकी वजह से भी कई सारे एथिकल इशू निकल कर आते हैं यहाँ पर। तो एक ही पेपर को आप लोगों से अलग अलग डायमेंशन में पूछा जा सकते हैं। न्यूज में आ गया तो वहां पर कोई लेक वगैरह है क्या, ठीक है। इसी के साथ में वहां पर और भी कोई नेचुरल कुछ ऐसी चीजें हैं क्या जो कि ज्योग्राफी का पोर्शन बन सकता है। तो एक ही पर्टिकुलर टॉपिक से आप लोगों को जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 सब जगह से क्वेश्चन बन गए। तो किसी भी टॉपिक को जब एग्जामिनर घुमाने पर आएगा तो आप लोग उसको डिसाइड नहीं कर पाओगे यार ये तो उस पेपर का था, यहाँ पर कैसे आ गया। तो उसको घुमा दिया जाएगा 1 मिनट के अंदर में। पर हाँ, उसका फीचर यही होगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा तो ज्योग्राफी का आएगा, हो सकता है वहां की हिस्ट्री पूछ ले, आर्टिकल 370, ठीक है, कैसे लाया गया था, क्या क्या कंडीशन बनी थी, हटाने के लिए क्या क्या सिचुएशन बनती है यहाँ पर। तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों से अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करके चलना है, अच्छा ये चीजें ऐसे होंगी तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, तो क्वेश्चन को इस तरीके से कवर करना है कि वो किसी भी पेपर में बन जाए यार आप लोगों का, बस आप लोग का टॉपिक तैयार होना चाहिए, ये होती है पढ़ाई करने का सही तरीका। दोस्तों अब आप लोग के सामने है कौन बनेगा छोटू करोड़पति, क्वेश्चन है आप लोग के सामने और क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं, देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है। बात की जा रही है लॉर्ड बसवेश्वर के बारे में, तो भगवान जो यहाँ पर बसवेश्वर है वो सोशल रिफॉर्मर थे, कौन से राज्य से, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में हिस्ट्री के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर इसके ऊपर तो स्टार लगा ले, डकार आ गई सॉरी कभी कभी खाली पेट भी डकार आती है, ठीक है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, उठ जा 2 बजे उठने के बाद में, तो फिर जैसे जैसे जे एक तरीके से पेट में घू घू होती रहती है, कई बार प्यास लगती रहती है, तो चीजें चलती रहती है इस तरीके की प्रोसीजर चलता रहता है। हालांकि पानी पी लिया था मैंने उठते ही, क्योंकि उठते ही लगभग 3.5 या 4 गिलास के करीब पानी पी लेता हूँ मैं गुनगुना। पर लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती हैं, कुछ कुछ खा भी लेना चाहिए सुबह को उठ के, जैसे कि वो फल फ्रूट्स हो गया, जैसे नॉर्मली क्या करता हूँ बनाना या फिर एप्पल वगैरह खा लेता हूँ। पर लेकिन आज जो है कुछ नहीं खाया, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं अपना वहां पर न्यूज जहाँ पर नॉर्मली मैं रहता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो टाइम थोड़ा सा कम है, तो वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत वीडियो लेट हो जाए। पर लेकिन कोशिश करूंगा कि जो टाइम है हमारा उसी टाइम पर जाए। पर लेकिन इंटरनेट देखो मेरे हाथ में नहीं रहता है, ठीक है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है चलिए जो भी है, मैनेज कर लिया करो, कभी कभी ऐसी हरकतें भी मेरी है बात की जा रही है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है यहाँ पर, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन जो एटलस है, इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग। इसरो, नीति आयोग, एनजीटी या फिर यहाँ पर यूएनईपी, सही आंसर आप लोगों को बताना है। आगे चलते हैं यहाँ पर, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एक्शन प्लान टू कम्बैट द डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन थ्रू द फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन। तो ये कौन है, कौन सी मिनिस्ट्री है, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर या फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखता हूँ कौन सही आंसर देता है इसका। आगे चलते हैं यहाँ पर, एक काफी इंटरेस्टिंग एक यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक शब्द है जो कि आप लोगों से पूछा भी जा सकता है कि होपी, होपी क्या है यहाँ पर, ये होपी एक एथनिक ग्रुप है, यहाँ पर लोग जो बेसिकली रहते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के, वो किस पर्टिकुलर कंट्री में पाए जाते हैं, अमेरिका, रसिया, फ्रांस या फिर श्रीलंका। सही आंसर क्या है आप लोग के हिसाब से बताइए, मैं वेट करूंगा आप लोगों के आंसर का, ओके। बहुत सारे बच्चे बहुत प्यारा प्यारा आंसर देते हैं, जाकर देखा करो, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों को, इतना कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। सी सेट का क्वेश्चन डेली हम लोग एक देखते हैं, आज का सी सेट का क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा आप लोगों के सामने, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट करो, जिससे कि आप लोग जो है इसका आंसर सही से दे सको। तो आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है, पूरे ऑप्शन है आप लोगों के सामने, देखता हूं कौन सही आंसर देता है, ओके। दोस्तों यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज सांभर लेक, सांभर लेक के बारे में आप लोगों के सामने, यहाँ पर बेसिकली रामसर साइट है इसके नाम से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, जब राजस्थान के अंदर में जाओगे तो आप लोगों को लगभग बीचों बीच में सांभर लेक यहाँ पर देखने को मिलती है, नमक की लेक भी आप लोग बोल देते हैं कई बार। ये 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट है, जब आप लोग जयपुर से काउंट करते हैं। जयपुर से क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि जयपुर जो है वो राजस्थान की कैपिटल है, तो इसलिए उससे काउंट करके बताया जा रहा है।
ये एक तरीके से लार्जेस्ट इनलैंड सोल्ट वाटर लेक है। इनलैंड मतलब जमीन के अंदर, यानी कि हमारी जो एक तरीके से बाउंड्री है, जो जमीन की, उसके अंदर बात की जा रही है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर अरावली रेंज जो है उसके साथ में आप लोग कनेक्टेड नजर आएगी। अरावली रेंज के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। बताइए किस किस एरिया से होती जाती है, कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी से ये गुजरती है। इसको रामसर कन्वेंशन के अंदर डिक्लेयर किया गया 1990। आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी है। और इसको यहाँ पर इसको इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के अंदर भी डाला गया है वेटलैंड में, जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि जिसको हम लोग एक तो रामसर साइट का दर्जा दे दिया, एक अलग से इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। और कोई भी झील, कोई भी लेक जब बनी होती है, उसके लिए एक बात याद रखना कि वो किसी न किसी रिवर का पार्ट आप लोगों को नजर आएगी जब वो बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है किस पर्टिकुलर जो आप लोगों को नदी के बारे में, तो इनके नाम याद रखिएगा, समोद। इसी के साथ में यहाँ पर नेक्स्ट हो गया ये है खारी, नेक्स्ट हो गया मंथा, नेक्स्ट हो गया यहाँ पर ये खंडेला, नेक्स्ट हो गया यहाँ पर ये है मेड़था, और नेक्स्ट हो गया यहाँ पर ये है रूपनगढ़। तो ये पर्टिकुलर 6 नदियां हैं जो कि इसको पानी सप्लाई करती हैं। कहीं ना कहीं से तो पानी आएगा ना जब ये लेक बनेगी। तो ये 6 नदियां हैं जो अपना पानी सप्लाई करती हैं, यहाँ पर नजर आती है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों जगह आप लोग चीजें देख सकते हैं। और इसके चलते यहाँ पर ये भी आप लोगों के सामने ये सांभर लेक राजस्थान के अंदर में एग्जैक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूजियाना आप लोगों को नहीं है, कंफ्यूजन को नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। तो ये थी पर्टिकुलर लेक जो कि माइंड में क्लियर रखना है आप लोगों को। दोस्तों अभी आंसर देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे। तो यहाँ पर बात की जा रही थी लॉर्ड बसवेश्वर के बारे में। तो कहाँ से ये लोकेटेड है, तो कर्नाटका, याद रखिएगा, ठीक है। तो 12th सेंचुरी के अंदर में यहाँ पर ये फिलोसफर, पोएट और लिंगायत सेंट थे। बेसिकली लिंगायत कम्युनिटी के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है कर्नाटक के अंदर में, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज में भी रहते हैं। तो आप लोग इससे कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसी के साथ में कल्याणी चालुक्य या फिर यहाँ पर कालाचुरी, ये डायनेस्टी के साथ में आप लोग यहाँ पर चीजें कनेक्ट कर कर देख सकते हैं, ठीक है। तो बात की जा रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। वैसे तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो होती है वो पूरे लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर लेकिन एक थोड़ा सा लोकल आप लोगों को टच नजर आएगा, ठीक है। किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, हु पब्लिश द डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। अगर दुनिया की बात करते तो कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, पर हम लोग बात करें इंडिया की। तो मैप के बारे में बात करें, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में बात करें, तो ये सारे के सारे काम इसरो करती है। तो इसरो ने पब्लिश किया, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। इसरो ने पब्लिश किया है स्पेस, जो हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कि देश के अंदर में कहाँ कहाँ पर मरुस्थलीकरण हो रहा है, कहाँ कहाँ पर जमीन का जो है एक तरीके से खराब हो रही है चीजें, उसको रोकना कैसे है। क्योंकि जब हमारे पास में डेटा आएगा कि हाँ भाई साहब, आप लोगों ने पता, आप लोगों ने कोई टेस्ट लगाया, टेस्ट लगाने के बाद में आप लोगों को पता चला कि ये सब्जेक्ट आप लोग अच्छे हैं, ये सब्जेक्ट बुरे हैं, तो फिर आप लोगों को पता चला कि अच्छा इनको इंप्रूव करना है, ठीक है। और हाँ, टेस्ट जिसने भी लगाया, कुछ अगर देखो यूपीएससी के अंदर भी आप लोगों को मैंने बताया था कई बार कई सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, आखिर बनाने वाले इंसान ही है। अगर टेस्ट के अंदर भी जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का गलत लगता है, तो आप लोग उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर सकते हैं studyloverveer@gmail.com पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी अगर टेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई बच्चे के द्वारा पूछा गया था सर कहाँ पर सेंड करना है, तो वहां पर आप लोग सेंड करिएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था, अभी आप लोगों का एक बेसिकली क्विज भी स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि डेली 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला करेंगे एप्लीकेशन के ऊपर में। उनका आंसर आप लोगों को देना है रेगुलरली, और फिर वीक में एक टेस्ट भी आप लोगों का हो जाया करेगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे उसका एक टेस्ट हो जाया करेगा वीक में। इससे ये पता चलेगा कि कितने अच्छे से आप लोगों ने उन क्वेश्चन को बेसिकली ट्राई किया है। तो एक टेस्ट की फॉर्मेट में भी आप लोगों की चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, इसको अच्छे से आप लोगों को लेकर चलना है ताकि अच्छी पढ़ाई आप लोगों की होती रहे, ओके। तो इसरो से रिलेटेड ये चीज आप लोगों की होगी, इसको आप लोग याद रखते हैं। यहाँ पर नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, यहाँ पर नेशनल इलेक्शन प्लान टू कम्बैट द डिजर्टिफिकेशन, ये यहाँ पर बात की जा रही है। तो कौन सी मिनिस्ट्री है, तो यहाँ पर देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वैसे ऊपर वाले में भी यहाँ पर ये लिखी हुई थी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्योंकि बात किसकी की जा रही है एट द एंड ऑफ द डे, तो यहाँ पर डिजर्टिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए या फिर उस तरीके से पूछा जाए, क्वेश्चन आप लोगों का सेम होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जैसे भी चीजें पूछी जाए। तो हमारे देश के अंदर में मिनिस्ट्री काम करती है और इंप्लीमेंट करती है यूएनसीसीडी, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट द डिजर्टिफिकेशन, जो कि इसके लिए हम लोग काम करें, क्योंकि ये एक तरीके से डिग्रेडेशन होने से रोकता है। और हम लोगों ने देखा भी कि 2030 तक का इनको डिग्रेड होने से बचाने की भी बात की जा रही है, या फिर चीजों को इंप्रूव करने की बात की जा रही है। और इंडिया के अंदर में यहाँ पर इसकी मीटिंग हुई थी रिसेंटली अभी, तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई बड़ी बात तो होगी नहीं, क्योंकि हमारे देश के अंदर में चीजें हो रही हैं। तो आप लोगों को चीजों को ढंग से देकर चलना है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर होपी,
तो होपी जो है अमेरिका के अंदर में है, होपी नेटिव अमेरिकन लोग आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो इनके चलते यहाँ पर ये अभी न्यूज में है। होपी रिजर्वेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिजोना यूनाइटेड स्टेट है उसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीजें एटलीस्ट कोई कम्युनिटी न्यूज में रहती है तो याद रख सकते हैं। सी सेट का क्वेश्चन है, आंसर क्या हो गया? आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। इसको बेसिक आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये सारा एक एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के सामने, तो इसको थोड़ा सा आप लोग नजर डालेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। कंफ्यूजन आना नहीं है, माइंड में क्लैरिटी लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। दोस्तों अब आइए आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूँ, कुछ अंग्रेजी के शब्द सिखाता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग की लाइफ में। ये अंग्रेजी समझने में, लिखने में आप लोग को या फिर बोलने में हेल्प करेंगे काफी ज्यादा। और कोई बोल रहा है तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग एपीएफसी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप लोग को डायरेक्ट फायदा पहुंचाएंगे। इसी के साथ में आप लोग को जो यूपीएससी में आंसर राइटिंग जब आती है तो वहां पर शब्द होंगे तो अच्छा आंसर आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में? ये है लंगूर। लंगूर मतलब जैसे लंगूर आप लोग देखते हैं उस तरीके से याद रख लेना कि लंगूर जो है वो सुस्त पड़ा हुआ है, आल अलग से पड़ा हुआ है एक पर्टिकुलर मतलब एक छत के ऊपर में, और भाई साहब हिलने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। तो शिथिलता बोलते हैं, यानी कि स्टेट ऑफ फीलिंग, एक तरीके से ना मजे ले रहा है, मजे में पड़ा हुआ है, एक तरीके से हिलने के लिए तैयार नहीं है, एक तरीके से नहीं आलस में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये शब्द हो गया यहाँ पर लंगूर, तो इसको आप लोग याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो शब्द है आप लोगों के सामने ये है मेटल, यानी कि एक तरीके से आयरन मैन कि कितना उसके अंदर में एक साहस है, उत्साह है। तो एक तरीके से इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। एक पर्सन जिसकी एबिलिटी है डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने की। समस्या सबकी लाइफ में आती है, पर लेकिन कुछ घुटने टेक देते हैं और कुछ उस समस्या के साथ में लड़ते हैं। तो एक तरीके से आप लोगों के अंदर में वो टेंडेंसी होनी चाहिए कि यार ये समस्या मेरे साथ में आई है तो कुछ ना कुछ मुझे नया सिखा कर जाएगी, और जिंदगी में सीख सीख कर ही आगे बढ़ना होता है। तो ये शब्द आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई अगर फ्रस्ट्रेट हो रहा हो, इरिटेट हो रहा हो, तो उसको भी आप लोग इस शब्द का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं कि भाई सही है, ठीक है। एक तरह से अप्रिशिएट करने के लिए भी ये शब्द आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये हेडी, तो नहीं कहते घर का हेड जो है या फिर कोई देश का हेड जो है वो एक तरीके से चतुर होना चाहिए, वरना कोई भी बेवकूफ बना देगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। तो इसका मतलब एक तरीके से अनुभवी भी आप लोग इंसान बोल सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को लेकर चले। अक्सर आप लोगों ने घर में देखा होगा कि मम्मियाँ जो होती हैं वो थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, ठीक है। आप प्यार करते हो, रोने लगती हैं, कई बार आप लोग भी मम्मी के साथ में बैठकर। पर पापा जो होते हैं थोड़े से रूड टाइप के होते हैं, रूड मतलब नहीं, प्रैक्टिकल होते हैं। वो चीजों को अलग तरीके से लेकर चलते हैं। तो इमोशनलिटी हालांकि होती है पर लेकिन वो छुपा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिखाएंगे तो और ज्यादा माहौल खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिसीजन लेने में काफी हेल्प करती हैं। और जब आप लोग मान लीजिए कल को चलकर ऑफिसर बनोगे तो ये क्वालिटी आप लोगों के अंदर भी होनी चाहिए। पता कोई बुजुर्ग है बहुत ही गरीब, आप लोग उसके साथ में बैठकर रोने लगे, रोना नहीं है, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये फेसिस्टियस, एक तरीके से जो शब्द है यहाँ पर इसका मतलब होता है हाहाकार, यानी किसी ऐसे इंसान जो कि अनुभवी नहीं है, उसको कुछ काम सौंप देना कि ले तू ये काम कर, तो वो क्या करेगा, वो नॉन सीरियस तरीके से उस काम को करेगा, क्योंकि उसके पास में कोई भी उस चीज को लेकर एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर चीजों को समझ सकते हैं। तो हाहाकार मच जाता है, फिर वहां पर ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये काफी गलत एक सिस्टम हो जाता है। नेक्स्ट हो है सेम। सेम का मतलब दिखावा, नहीं सेम सेम कैसी चीज दिखा रहे हो तुम, ठीक है, ये दिखाने लायक चीज नहीं है। कई बार लोग होते हैं कि किसके पास में है, जैसे अंबानी साहब के पास में पैसा है, ठीक है, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। और रतन टाटा साहब के पास में देखो, याद है आप लोगों को, मैंने एक पिक्चर दिखाई थी एक टाइम पे, बिल गेट्स साहब बिहार के किसी गांव में जमीन पर बैठे हुए थे एक कपड़ा डालकर। तो ये क्या हो गया, उस इंसान के पास में इतना है कि वो उस गांव को 4 बार खरीद ले, ठीक है। पर लेकिन वो क्या है, दिखावा नहीं कर रहा है कुछ भी इंसान। तो ये होता है कि नेचुरल इंसान की है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो सही जगह फोकस कर रहा है जहां पर फोकस देने की जरूरत है। तो ये अपने ही आप में काफी बड़ी बात होती है। तो कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर इनका इस्तेमाल करोगे तो अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाओगे और लिख भी पाओगे। फिर भी कोई डाउट हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, फीडबैक जरूर देना। और अगर आप लोग सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जाकर जो है ऐप के ऊपर में कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, जो कि आप लोगों को लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती हैं आसानी से। तो उस पर आप लोग जरूर कनेक्ट होइए। इस लेक्चर की पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन पर डायरेक्ट आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों जगह आप लोगों को चीजें मिल जाती है। तो कोई भी डाउट, कोई भी समस्या दिमाग में नहीं रखनी है, सारी समस्याओं का सोल्यूशन जो है वो धरती पर है। बस थोड़ा सा आप लोगों को सोचना है कि इसको करना कैसे है। जब आप लोग चीजों को, समस्या का समाधान ढूंढने स्टार्ट करोगे ना, तो 1000 सॉल्यूशन मिलेंगे। ये आप लोगों का दिमाग जो है ना आप लोगों के साथ में बड़े शानदार तरीके से खेलता है। जब बोलोगे प्रॉब्लम है बहुत सारी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम दिखा देगा आप लोगों को। जब बोलोगे सॉल्यूशन है बहुत सारे, तो आप लोगों को सॉल्यूशन दिखा देगा।
तो इसलिए कहते हैं कि इंसान जो है अपनी आदतों का पुतला होता है। जैसा सोचते हो आप लोग वैसी चीज़ें आप लोगों को दिखाई देने लगती है। अब आप लोग सोच लो समस्या देखनी है, सॉल्यूशन देखना है, चीज़ें आप लोगों के हाथ में है। जो देखोगे वही दिखाई देगा, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या, कोई परेशानी है बताना और बाकी यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।